हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बच्चे अच्छे से होंगे। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इंडियन मॉनसून। ठीक है, तो इंडियन मॉनसून से रिलेटेड जितने भी इसके सब टॉपिक से सब आज कवर करने वाले हैं। बिल्कुल यहाँ पर कॉन्सेप्ट इससे देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है इंडियन मॉनसून के बारे में। तो जुड़े रहिए बच्चे, जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए। ठीक है, स्वागत है बच्चा आप लोगों का इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, जहां पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको एजुकेट करते हैं। बच्चों, मेरा नाम उमाशंकर मिश्रा है। 8 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में मैंने मास्टर डिग्री परस्यू किया है और ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ ही मैं यहाँ पर पीएचडी कर रहा हूँ। क्लियर है? ये सभी एजुकेटर आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। बच्चों, अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी जो है LMP मतलब लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए प्रोवाइड करता है, जहां पर आपको बहुत ही बेहतरीन क्लासेस मिलने वाला है। आपको पर्सनल कोचिंग मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा, इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज मिलेगा, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे। ये सभी चीजें जो है आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, आप अपने बेस्ट एजुकेटर या फेवरेट एजुकेटर के द्वारा जो है इंटरेक्टिव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर अपने हैंड को राइज करके आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। ये रीजन है कि ऑनलाइन सेशन जो है, ध्यान रखिएगा, बेटर देन ऑफलाइन सेशन है। क्लियर है? तो आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अनअकैडमी जो है बच्चों, आइकॉनिक और प्लस दो अलग अलग सब्सक्रिप्शन आपके सामने लेकर के आया है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 24x7 आवर जो है आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, आपके लिए मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही साथ बच्चों, टेस्ट एनालिसिस दिया जाएगा आपको, एक्सपर्ट का गाइडलाइंस आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ 20 बुक का सीरीज आपको स्टडी मटेरियल के रूप में मिलेगा। और फाइनली आपको स्टडी प्लानर भी आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलने वाला है। तो ये सभी चीजें जो है आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिलने वाला है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? वैसे ही अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, प्लस सब्सक्रिप्शन के अंडर जो है आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, अनलिमिटेड क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं और वीकली टेस्ट दे सकते हैं। ये बेनिफिट जो है आपको प्लस प्लेटफॉर्म पर या प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर मिलने वाला है। क्लियर है? अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बच्चों, तो आप 4 समय के अनुसार ले सकते हैं, 4 टाइम स्लॉट में ले सकते हैं, हाफ ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। बच्चों ध्यान रखिएगा, इसके जो चार्ज है यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, वैसे ही अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बच्चों, तो 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए आप जो है आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसका चार्ज यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और इन चार्ज में अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए बच्चों, तो आप कोड यूज कर सकते हैं, उमा लाइव। ठीक है, जैसे ही आप इस कोड को यूज करोगे, आपके सब्सक्रिप्शन चार्ज में 10% का डिस्काउंट ऑलरेडी मिल जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं तो 27,500 उसका चार्ज है बच्चों। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं उमा लाइव, देन आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देन इसका चार्ज जो है कम होकर के 24,750 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? 29 से बच्चों कुछ बैच स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 29 से बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है वो प्रिपेयर अच्छे से आप कर सके। ठीक है, जो बच्चे इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा बैच स्टार्ट होने वाला है 18 अक्टूबर से। इस बैच में ध्यान रखिएगा, टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिससे आपका जो मेंस एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। क्लियर है? वीकेंड करंट अफेयर सिंप्लीफाइड बैच भी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें वीकेंड में आपको जो है सारे वीक की करंट अफेयर को सिंप्लीफाइड तरीके से बताया जाएगा। ये सेशन बहुत ही उम्दा सेशन होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अगर आप दृष्टिकोण से देखें तो करंट अफेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो 29 से आपके पास आपके सामने उपलब्ध होगा। इस बैचेस को ज्वाइन करके अपना करंट अफेयर आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों, इंडियन मानसून जितने बच्चे जुड़ गए हैं, एक एक बार क्या कर दे, सेशन को शेयर कर दे, जिससे आपके सारे साथी जो है वो भी आकर के जुड़ करके कॉन्सेप्ट को पढ़ सके। बच्चों, आज हम केवल और केवल कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। इंडियन मानसून जो है बहुत ही उम्दा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए देखते हैं बच्चों। अगर आप बच्चों मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आपको ये जो है विंडो ओपन दिखेगा। ठीक है, जैसे ये विंडो आपको दिखेगा, वैसे ही आप नीचे की ओर देखेंगे तो वहां पर लिखा रहेगा ज्वाइन उमा शंकर मिश्रा टेलीग्राम चैनल, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर लिंक दिया गया है। इस लिंक से आप डायरेक्ट जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मेरे सारे वीडियो के लिंक आपको दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो आपको जो है नोट्स जो है यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको नोट्स चाहिए या आप मेरे से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको एक्सेस करने हैं,
तो आपको इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, ठीक है। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। मॉनसून का मैकेनिज्म ध्यान रखिएगा, मॉनसून की जो क्रिया है वो 4 पार्ट में कंप्लीट होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पार्ट है बच्चों मानसून का आगमन, ठीक है। जैसे हम देखते हैं मई जून का जो समय रहता है, जो आपका समर का समय रहता है, उस समय मानसून का आगमन होता है, ठीक है। जुलाई के अगस्त के आसपास में आप देखेंगे तो मानसून की वजह से भारत में अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा होती है। वर्षा का वितरण भी हम देखेंगे कि कौन से क्षेत्र में कितने मात्रा में वर्षा होती है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ वितरण भी देखने वाले हैं, पूरे भारत में मानसूनी वर्षा का वितरण, क्लियर है। और फाइनली देखेंगे जब मानसून रिटर्न होता है, रिट्रीट ऑफ मानसून मतलब मानसून का निवर्तन भी देखेंगे। तो आज का जो सेशन है उसमें पूरा मानसून के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बस केवल और केवल आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट होकर के स्क्रीन पर देखना है और मेरी आवाज आवाज को जो है आपको सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों मानसून का आगमन, ठीक है। मॉनसून का आगमन के लिए आपको एक जो है कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको चीजें जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, मॉनसून का आगमन जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग सिद्धांत है जिसके द्वारा जो है मॉनसून का आगमन होता है। और दोनों ही सिद्धांत जो है महत्वपूर्ण है बच्चों, एक तो परंपरागत सिद्धांत है और दूसरा जो नवीन सिद्धांत के रूप में आप जेट स्ट्रीम का सिद्धांत देखेंगे, ठीक है। तो ये दो सिद्धांत ऐसे हैं जिसके द्वारा भारत में, ध्यान रखिएगा, भारत में मानसून का आगमन होता है। और भारत में मानसून का आगमन, ये दोनों ही सिद्धांत आपके लिए महत्वपूर्ण है, हम दोनों ही सिद्धांत को बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम परंपरागत सिद्धांत की ओर बात करते हैं, ठीक है। ये सिद्धांत को पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा जो है आपको एक थ्योरी मालूम होना चाहिए, जिसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। हम मान लेते हैं बच्चों कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको और कहीं पर ये थ्योरी मिलने वाला नहीं है, इसका मतलब है कि आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि हाँ, ये हम अर्थ बना रहे हैं, ठीक है। अर्थ क्या होती है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर बेटा चक्कर लगाती है, ठीक है। मतलब चारों ही दीर्घ आकार, दीर्घ वृत्ताकार आकार में जो है चक्कर लगाती है। ये मान लेते हैं ये सन है, ठीक है, सूर्य है, क्लियर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं सूर्य जो है, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाए बच्चों, ठीक है। ये मान लेते हैं सूर्य है और सूर्य की किरणें, ध्यान रखिएगा, सूर्य की किरणें जो है दिसंबर महीने में, ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, दिसंबर महीने की हम बात कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको समझना है, ठीक है। सूर्य की किरणें, सूर्य की सीधी किरणें, याद रखिएगा, दिसंबर महीने में, ठीक है, दिसंबर महीने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दिसंबर महीने में याद रखिएगा मकर रेखा पर सीधे पड़ती है, ठीक है। कौन सी रेखा पर सीधे पड़ती है, मकर रेखा पर बच्चों सीधे पड़ती है, ठीक है, याद रखिएगा। मकर रेखा पर इसकी ये जो है लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती है। यही रीजन है कि मकर रेखा पर तापमान जो है सर्वाधिक हो जाता है, ठीक है। मकर रेखा पर तापमान सर्वाधिक होता है, ठीक है। कौन से मंथ की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा दिसंबर महीने की हम बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। हम बात करें दिसंबर महीने की, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जनवरी, ठीक है, अगर हम बात करें जनवरी, ठीक है, हर महीने याद रखिएगा सूर्य की किरणें जो हैं वो पृथ्वी के अलग अलग भागों पर सीधे पड़ती हैं, ठीक है। हम अगर जनवरी मंथ मान रहे हैं तो ध्यान रखिएगा जनवरी महीने में सूर्य की जो सीधे किरणें हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, लगभग लगभग 7 से 8 अंश अक्षांशीय रेखा जो है चेंज होती है, ठीक है। तो दिसंबर महीने में हमने बताया मकर रेखा, मतलब मकर रेखा का मतलब है 23.5 साउथ, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा 8 अंश जो है आपको चेंज करना है, ठीक है। तो अगर हम 23.5 अंश अक्षांशीय रेखा से अगर हम 8 अंश कम कर दे तो ध्यान रखिएगा लगभग लगभग जो है 15.5 अंश अक्षांशीय रेखा पर, ठीक है, 15.5 अंश अक्षांशीय रेखा दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की सीधी किरणें जो है पड़ने वाली है, कौन से मंथ में, जनवरी महीने में, ठीक है। अगर हम बात करें फरवरी मंथ में तो ध्यान रखिएगा सेम सेम आपको बताना है। फरवरी मंथ में ध्यान रखिएगा सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो फरवरी महीने में याद रखिएगा कौन सी रेखा पर पड़ने वाली है। तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा हर महीने जो है सूर्य की सीधी किरणों में लगभग लगभग 8 अंश अक्षांशीय रेखा का गैप होता है, ठीक है। 8 अंश अक्षांशीय रेखा जो है स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो अगर हम 15.5 अंश अक्षांशीय रेखा देख रहे हैं जनवरी महीने में, इसका मतलब है कि फरवरी में आपको क्या करना पड़ेगा, लगभग लगभग 8 अंश अक्षांशीय रेखा जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब फरवरी महीने में सूर्य की सीधी किरणें याद रखिएगा 7.5 सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ने वाली है, मतलब
सूर्य की सीधी किरणें 7.5 अंश अक्षांशीय रेखा पर पड़ने वाली है, ठीक है। अगर हम बच्चों मार्च की बात करें तो ध्यान रखिएगा मार्च महीने में, ठीक है, मार्च महीने में सूर्य की सीधी किरणें याद रखिएगा कौन से अक्षांशीय रेखा पर पड़ेगी। तो अगर 7.5 अंश अक्षांशीय रेखा पर फरवरी महीने में अगर 7.5 अंश अक्षांशीय रेखा पर पड़ रही है, तो याद रखिएगा मार्च महीने में लगभग लगभग जो है भूमध्य रेखा पर पड़ने वाली है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर पड़ने वाली है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है बच्चों, तो इसी समय को हम कहते हैं इक्विनॉक्स, मतलब इसी समय को हम कहते हैं विषुव, जब दोनों ही गोलार्धों में टेम्परेचर जो है एक समान होता है, ठीक है, तापमान जो है एक समान होता है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग महीनों में सूर्य की सीधी किरणें जो है अलग अलग अक्षांशीय रेखा पर पड़ रही है, ठीक है। इसे इसे इसी से आपका जो है क्लियर होगा, इसी से आप देखेंगे तो आपका जो है मानसून का आगमन वाला जो चैप्टर है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि बेसिक से उठाया हूँ, जैसे जो बच्चे कभी जो है दूसरा चैप्टर भी नहीं पढ़े हैं, उनका भी बेसिक से स्टार्ट होगा और एडवांस लेवल तक चलेंगे, ठीक है। बस आपको बने रहना है और चीजों को समझना है, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पर देखा मार्च तक। मार्च के बाद अगर हम बात करें बच्चों अप्रैल मंथ में, है ना, अप्रैल मंथ की हम बात करें, तो याद रखिएगा सूर्य की जो सीधी किरणें हैं अब भूमध्य रेखा पर आ चुकी है, ठीक है। पहले दक्षिणी गोलार्ध से होकर के आ रही है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है, ठीक है। तो मकर रेखा से होते हुए विषुव तक पहुंच चुके हैं, मतलब भूमध्य रेखा तक पहुंच चुके हैं। और अब अप्रैल महीने में सूर्य की सीधी किरणें जो है बच्चों ध्यान रखिएगा, अब ये उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगी, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगी। और यहाँ पर अप्रैल महीने में सूर्य की सीधी किरणें याद रखिएगा लगभग लगभग बच्चों 8 अंश अक्षांशीय रेखा पर, 8 या 8.5 अंश अक्षांशीय रेखा पर जो है सूर्य की सीधी किरणें पड़ने वाली है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। मार्च महीने में आपने देखा भूमध्य रेखा पर क्लियर है। अप्रैल महीने में 8 अंश अक्षांशीय रेखा हमने चेंज कर दिया, अप्रैल महीने में जो है सूर्य की सीधी किरणें जो है 8.5 अंश अक्षांशीय रेखा पर पड़ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों मई महीने की, ठीक है, मई महीने की हम बात कर रहे हैं, तो जो सूर्य की सीधी किरणें हैं याद रखिएगा इस प्रकार से मई महीने में, याद रखिएगा मई महीने में जो है लगभग लगभग बच्चों ध्यान रखिएगा 16 अंश अक्षांशीय रेखा, ठीक है, 16.5, ठीक है, 16 अंश अक्षांशीय रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने वाली है। मई महीने की बात कर रहे हैं हम, है ना। और मई महीने के बाद अगर हम बात करें जून महीने में, तो जून महीने में सूर्य की सीधी किरणें जो है अगर हम 16 अंश अक्षांशीय रेखा में लगभग लगभग 8 अंश अक्षांशीय रेखा और जोड़ दें, तो ध्यान रखिएगा लगभग लगभग कर्क रेखा या 23.5 या 24 अंश अक्षांशीय रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी। तो ध्यान रखिएगा कि जून महीने में, ठीक है, जून महीने में याद रखिएगा सूर्य की जो सीधी किरणें हैं बच्चों ध्यान रखिएगा कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है, ठीक है। इसी प्रकार से अब ध्यान रखिएगा कर्क रेखा पर आ चुकी है, अब सूर्य की सीधी किरणें जो है कर्क रेखा से फिर से विषुवत रेखा की ओर लौटेगी, ठीक है। कर्क रेखा से फिर से विषुवत रेखा की ओर बच्चों लौटेगी, ठीक है। इसका मतलब है जून महीने की बाद अगर हम बच्चों बात करें जुलाई महीने की, ठीक है, अब कर्क रेखा से होकर के फिर रिटर्न होगी सूर्य की सीधी किरणें। तो याद रखिएगा जुलाई महीने में जो सूर्य की सीधी किरणें हैं बच्चों ध्यान रखिएगा ये जो है फिर से, ये सूर्य की सीधी किरणें जो है फिर से याद रखिएगा 16.5 अंश अक्षांशीय रेखा पर पड़ेंगी, ठीक है, 16.5 अंश अक्षांशीय रेखा पर पड़ेंगी, ठीक है। अब आपने देखा कि कर्क रेखा पर जो है 23.5 डिग्री पर पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद जो है जुलाई महीने में 16.5 अंश अक्षांशीय रेखा पर। फिर अगर हम बात करेंगे बच्चों अगस्त महीने की, तो ध्यान रखिएगा अगस्त महीने में जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो कहाँ पर पड़नी चाहिए बच्चों, तो ध्यान रखिएगा अगस्त महीने में 8.5 अंश अक्षांशीय रेखा पर, ठीक है, 8.5 अंश अक्षांशीय रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणें पड़ने वाली है, ठीक है। अगस्त के बाद बच्चों ध्यान रखिएगा सितंबर महीने की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सितंबर महीने में जो है सूर्य की सीधी किरणें याद रखिएगा फिर से भूमध्य रेखा पर पड़ती है, ठीक है। 8.5 अंश अक्षांशीय रेखा से अगर 8 अंश अक्षांशीय रेखा अगर कम कर दो, तो लगभग लगभग आप 0 अंश अक्षांशीय रेखा, मतलब भूमध्य रेखा पर आप जो है आप आ जाओगे। इसका मतलब है ये सूर्य की सीधी किरणें जो है भूमध्य रेखा पर बच्चों पड़ती है कौन से महीने में, तो याद रखिएगा मार्च के बाद सितंबर महीने में। मैंने पहले ही बताया था कि जब सूर्य की सीधी किरणें अगर विषुवत रेखा पर पड़ती है या भूमध्य रेखा पर पड़ती है, तो उसी परिस्थिति को या उस समय को हम क्या कहते हैं इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है, विषुव का समय कहते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सितंबर महीने में भी जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर पड़ रही है। इसका मतलब है ये समय भी याद रखिएगा बच्चों कौन सा समय कहलाएगा,
ये समय भी विषुव का समय कहलाएगा, मतलब इक्विनॉक्स का समय कहलाएगा, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इक्विनॉक्स का समय जो है पूरे वर्ष में कितने बार आता है, तो 2 बार आता है, मार्च में और सितंबर में, आप देख सकते हैं, ठीक है। सितंबर में आप देख सकते हैं सूर्य की सीधी किरणें जो है भूमध्य रेखा पर पड़ रही है, कहाँ से होकर के आ रही है, तो उत्तरी गोलार्ध से होते हुए आ रही है, कर्क रेखा से होते हुए आ रही है, और जो है सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पहुंच चुकी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो अगस्त के बाद, सॉरी, सितंबर के बाद हम अगर अक्टूबर की बात करें, ठीक है, अगर हम अक्टूबर की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में सूर्य की जो सीधी किरणें हैं, अक्टूबर महीने की अगर हम बात करें, तो अक्टूबर महीने में सूर्य की जो सीधी किरणें हैं अब जो है दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगी। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगी, और ध्यान रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते हुए ये जो है 8.5 अंश अक्षांशीय रेखा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणें पड़ने वाली अक्टूबर महीने में, ठीक है। वैसे ही अगर हम नवंबर महीने की बात करें, ठीक है, अगर हम नवंबर महीने की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नवंबर महीने की हम बात कर रहे हैं, तो नवंबर महीने में जो है सूर्य की सीधी किरणों में फिर से 8.5 या 8.5 अंश अक्षांशीय रेखा परिवर्तन होगा। तो नवंबर महीने की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ये लगभग लगभग जो है 16.5, 16 अंश अक्षांशीय रेखा, बट दक्षिणी गोलार्ध में ये सूर्य की सीधी किरणें पड़ने वाली है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ने वाली है। नवंबर में आपने देखा बच्चों 16.5 अंश अक्षांश की रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही है, लेकिन फिर दिसंबर की हम बात करें तो फिर जो है लगभग लगभग ये जो है मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें आ रही हैं, क्लियर है। यहाँ पर आपने देखा कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती, एक चक्कर लगाती है, इसका मतलब है कि एक जो है एक वर्ष हमारा जो है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें मार्च महीने से लेकर के बच्चों ध्यान रखिएगा, मार्च महीने से अगर हम बात करें जून महीने तक, ठीक है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, चीजें बहुत बेसिक से स्टार्ट की हैं, जैसे जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा उसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाए, सारा का सारा चैप्टर जो है उसको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अगर हम मार्च से सितंबर महीने में जा रहे हैं, सॉरी, मार्च से जून महीने की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो मार्च में सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ रही थी बच्चों, बहुत ध्यान से देख करके मुझे बताइएगा। मार्च में सूर्य की सीधी किरणें जो है भूमध्य रेखा पर पड़ रही है, ठीक है, विषुव का समय बन रहा है, ठीक है। और मार्च से अगर हम अप्रैल में जा रहे हैं, अप्रैल से मई में जा रहे हैं, मई से जून में जा रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि सूर्य की सीधी किरणें जो है भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर रही है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर रही है। और उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने की वजह से इस समय को कहा जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, उत्तरायण, ठीक है, क्या कहा जाता है, उत्तरायण की स्थिति कहा जाता है, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि उत्तरायण की स्थिति, तो समझ जाइए कि उत्तरायण की स्थिति में सूर्य की सीधी किरणें जो है विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर जा रही है, ठीक है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर जा रही है, ठीक है। और जैसे ही उत्तरायण की स्थिति बनती है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, ध्यान रखिएगा उत्तरायण की स्थिति में चूंकि सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध में होती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध का जो टेम्परेचर बच्चों ध्यान रखिएगा धीरे धीरे क्या होते रहता है, इंक्रीज होते रहता है, ठीक है, धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहता है, क्लियर है। वहीं अगर हम बच्चों बात करें सितंबर से अगर हम दिसंबर की बात करें, ठीक है, ध्यान रखिएगा सितंबर महीने से अगर हम बच्चों दिसंबर महीने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सितंबर में सूर्य की सीधी किरणें किरणें कहाँ पर पड़ रही है, विषुवत रेखा पर पड़ रही है, ठीक है। सितंबर में सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ रही है बच्चों, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सितंबर में सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ रही है। अक्टूबर में आप देखेंगे तो ये जो है दक्षिणी गोलार्ध पर जो है दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की सीधी किरणें जो है 8.5 अंश अक्षांशीय रेखा पर, नवंबर में 16.5 पर, और दिसंबर में मकर रेखा पर, है ना। तो ध्यान रखिएगा सितंबर से अगर हम बात करें बच्चों दिसंबर तक अगर हम जाएं, तो इस समय सूर्य की सीधी किरणें जो है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है, इसलिए बच्चों इस समय जो है इस समय को हम कहते हैं दक्षिणायन, क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, दक्षिणायन, ठीक है। दक्षिणायन की स्थिति में याद रखिएगा बच्चों उत्तरी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं, दक्षिणायन के समय में चूंकि सूर्य की सीधी किरणें जो है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध का तो टेम्परेचर अधिक होता है, लेकिन हम बात करें उत्तरी गोलार्ध का जो टेम्परेचर है बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम कंपेयर भी कर रहे हैं बच्चों, तो उत्तरी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध का जो टेम्परेचर है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है, कम होने लगता है, ठीक है।
तो ये उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति आपने देख लिया, इसी से रिलेटेड रहेगा आपका बच्चों मॉनसून, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और सॉरी उत्तरायण और दक्षिणायन से ही रिलेटेड होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा आपका मॉनसून का आगमन, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर क्लियर कर दिया, जिससे बच्चों को ये ना लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब याद रखिएगा ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। भारत में ग्रीष्म ऋतु जो है कौन से समय में जो है प्रारंभ होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उत्तरायण के समय में उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। उत्तरायण के समय में उत्तरी गोलार्ध का टेम्परेचर जो है बढ़ता है, ठीक है। मार्च में आप देखोगे, आप यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं मार्च का टेम्परेचर और अप्रैल का टेम्परेचर, ठीक है। आप देखोगे कि मार्च से कुछ ज्यादा टेम्परेचर होता है बच्चों अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल से कुछ ज्यादा टेम्परेचर आपको महसूस होता है बच्चों मई महीने में, और सर्वाधिक टेम्परेचर आपको जून महीने में महसूस होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें जून महीने में जो है कर्क रेखा पर पड़ती है, और भारत से जो है कर्क रेखा लगभग लगभग मध्य से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो याद रखिएगा जून महीने में उत्तरी गोलार्ध में समर, ठीक है, समर का जो है सीजन रहता है, ठीक है, समर का सीजन रहता है, क्लियर है। वैसे ही अगर हम दिसंबर महीने की बात करें बच्चों, जब जो है दक्षिणायन की स्थिति होती है, तो दक्षिणायन के समय में मैंने पहले ही बता दिया कि उत्तरी गोलार्ध का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। आप अनुभव करोगे कि सितंबर महीने से हम स्टार्ट करते हैं, सितंबर से अगर हम अक्टूबर में जाओगे तो अक्टूबर का महीना जो है उस वो थोड़ा बहुत आपको टेम्परेचर गिरा हुआ महसूस होगा, कम महसूस होगा, है ना। अक्टूबर से अगर हम नवंबर में जाएं बच्चों, तो नवंबर का भी टेम्परेचर जो है वो कम महसूस होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा कम महसूस कब होगा, कौन से महीने में? तो दिसंबर महीने में। याद रखिएगा दिसंबर महीने में उत्तरी गोलार्ध में ये महीना जो है विंटर सीजन का महीना होता है, ठीक है, विंटर सीजन का महीना होता है, क्लियर है। अब याद रखिएगा पूरे पूरे मानसून के आगमन से लेकर के मानसून के निवर्तन तक, ठीक है, हमारे पास 3 डायग्राम हमारे पास बनने वाला है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको समर, विंटर और इक्विनॉक्स का समय मैंने समझाया, ठीक है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सूर्य की सीधी किरणें जब कर्क रेखा पर पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब सूर्य की सीधी किरणें जब कर्क रेखा पर पड़ती है, तो उस समय जो है समर का मौसम रहता है, ठीक है। सूर्य की सीधी किरणें जब मकर रेखा पर पड़ती है बच्चों, तब उत्तरी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में विंटर का सीजन रहता है। और सूर्य की सीधी किरणें जब भूमध्य रेखा पर पड़ती है मार्च और सितंबर महीने में बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ये समय जो है इक्विनॉक्स का, या हम बात करें विषुव का समय रहता है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड बच्चों मैं यहाँ पर डायग्राम बनाने वाला हूँ, ठीक है। अगर यहाँ तक चैप्टर क्लियर है तो आप मुझे एक बार यस करके मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और अगर यहाँ पर कोई डाउट है बच्चों तो भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है सबसे पहला डायग्राम बनाने वाले हैं विषुव मतलब इक्विनॉक्स का, हम सबसे पहले डायग्राम बनाने वाले हैं, क्योंकि ये जो है ये स्थिति को हम आदर्श स्थिति मानते हैं, ठीक है। हम कौन सी स्थिति मानते हैं बच्चों? आदर्श स्थिति मानते हैं। जब आप आदर्श स्थिति को समझ जाओगे, देन आप जो है बहुत आसानी से समझ पाओगे कि ग्रीष्म ऋतु में मतलब समर में और विंटर में क्या चेंजेस आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आदर्श स्थिति को देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो है ये आपका विषुवत रेखा है बच्चों, और ऊपर जो है आपका 90 नॉर्थ है, ठीक है, 90 नॉर्थ है, ठीक है। और दक्षिण वाला जो भाग है वो 90 साउथ का भाग है, क्लियर है ये बात। तो विषुवत रेखा के ऊपर जो है हमने मान लिया ये आपका 30 नॉर्थ है, ठीक है, 30 नॉर्थ है। ये आपका 60 नॉर्थ है बच्चों, ठीक है, 60 नॉर्थ है। और वैसे ही नीचे में आप जो है 30 साउथ ले सकते हैं, और ये हम 60 साउथ ले सकते हैं, क्लियर है ये बात। ये तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो इसके बाद ये बनाने का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें विषुवत रेखा की, ठीक है, विषुवत रेखा की, तो विषुवत रेखा पर, ठीक है, हम ये डायग्राम जो है ध्यान रखिएगा इक्विनॉक्स का डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, इक्विनॉक्स का डायग्राम बना रहे हैं। इक्विनॉक्स का मतलब होता है बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि मार्च और सितंबर महीना, ठीक है, मार्च और सितंबर महीने में जो है हवाओं का स्थान में कैसा परिवर्तन होता है ये आपको देखना है, ठीक है। तो सूर्य की सीधी किरणें इस समय में इक्विनॉक्स में आपने अभी देखा कि सूर्य की सीधी किरणें जो है विषुवत रेखा पर पड़ रही है, मतलब भूमध्य रेखा पर पड़ रही है। यही रीजन है बच्चों की भूमध्य रेखा पर कौन सा प्रेशर डेवलप हो जाता है? लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि विषुवत रेखा पर कौन सा प्रेशर बेल्ट बनता है? तो निम्न वायु दाब की पेटी बनती है, ठीक है। तो लो प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। 30 पर क्या होगा?
तो 30 पर ध्यान रखिएगा हाई प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है, हाई प्रेशर यहाँ पर डेवलप होगा। 60 पर कौन सा प्रेशर डेवलप होगा बच्चों? तो 60 पर जो है फ्रंटल बनता है, वाताग्र बनता है, वाताग्र बनने की वजह से पछुआ हवाएं जो है वो संवहनीय धारा के रूप में ऊपर की ओर जाने लगती हैं, इसलिए 60 पर जो है लो प्रेशर बनता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और वैसे ही 90 पर कौन सा प्रेशर बनेगा? तो 90 पर बच्चों हाई प्रेशर डेवलप होता है। क्लियर है ये बात? सेम एज इट इज जो है ये सदर्न हेमिस्फीयर में अभी आप देख सकते हैं 30 साउथ पर जो है लो प्रेशर डेवलप होगा, 60 साउथ पर जो है हाई प्रेशर डेवलप होगा, और 90 साउथ पर जो है बच्चों, सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 साउथ पर जो है हाई प्रेशर डेवलप होगा, 60 साउथ पर याद रखिएगा लो प्रेशर डेवलप होगा। अभी मैंने आपको बताया बच्चों की 60 साउथ पर जो है यहाँ पर हाई प्रेशर, सॉरी, हाँ, लो प्रेशर डेवलप होगा क्योंकि यहाँ पर फ्रंटल बनेगा, और फ्रंटल के कारण जो है इस क्षेत्र में जो है बच्चों लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होगा, इसका मतलब है 90 साउथ पर बच्चों ध्यान रखिएगा 90 साउथ पर जो है कौन सा प्रेशर डेवलप होगा? हाई प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर बेल्ट हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। आई होप कि आपको प्रेशर बेल्ट आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है ना। अब हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों हमें क्या करना है, हवाओं को चलाना है, ठीक है, हवाओं को चलाना है, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं, ठीक है, आप सभी जानते हैं कि अगर हम बात करें ट्रेड विंड की, है ना, ट्रेड विंड की बच्चों ध्यान रखिएगा, है ना, ये ट्रेड विंड का जो है स्थान कौन सा है? तो ट्रेड विंड जो है आप सभी जानते हैं कि 30 नॉर्थ से लेकर के 30 साउथ के मध्य में जो विंड चलती है हम उसे क्या कहते हैं? ट्रेड विंड कहते हैं। क्लियर है ये बात? है ना? तो ट्रेड विंड आप जानते हैं कि ट्रेड विंड जो है इस प्रकार से, मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको एकदम शार्पली देख पाए आप आसानी से, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो है अपनी दिशा से दाईं ओर चलती हैं, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। क्लियर है? एकदम हम लोग बेसिक से लेकर के आ रहे हैं जिससे आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, कहीं भी एक भी डाउट बच्चों आपके साथ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आप ट्रेड विंड आप देख सकते हैं। वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली जो व्यापारिक पवन है वो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो है अपने दिशा से बाईं और मुड़ करके चलती हैं, ठीक है। किसने कहा है बच्चों? तो फेरल्स लॉ के द्वारा जो है हवाओं की दिशा के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। फेरल्स ने, ध्यान रखिएगा, फेरल्स ने जो है हवाओं की दिशा के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये आपने ये देख लिया कि 30 नॉर्थ से लेकर के 30 साउथ के मध्य जो है ये जो है आपका ट्रेड विंड चलती है, ठीक है। कौन सी विंड चलती है बच्चों? ट्रेड विंड चलती है। वैसे ही अगर हम वेस्टर्न विंड की बात करें, वैसे ही अगर हम वेस्टर्न विंड की बात करें तो वेस्टर्न विंड याद रखिएगा ये 30 से लेकर के 60 के मध्य चलती है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको चीजें जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। आज का जो चैप्टर है उसमें एक भी पॉइंट जो है आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। यस, आपसे एक भी पॉइंट जो है छूटना नहीं चाहिए, है ना। चलिए, तो ये देख लेते हैं, ये 30 नॉर्थ है, ठीक है। 30 नॉर्थ से 60 नॉर्थ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है पछुआ हवाएं चलने वाली है, ठीक है। वेस्टर्न विंड जो है इस प्रकार से अपनी दिशा से दाईं और मुड़ करके, अपने दिशा से जो है दाईं और मुड़ करके ये हवाएं जो है चलने वाली, कौन सी विंड है बच्चों? ये ध्यान रखिएगा वेस्टर्न विंड है, ठीक है। वेस्टर्न विंड जो है 30 अंश अक्षांशीय रेखा से लेकर के 60 अंश अक्षांशीय रेखा के मध्य चलती है, ठीक है। पछुआ हवाएं जो है 30 अंश अक्षांशीय रेखा से लेकर के 60 अंश अक्षांशीय रेखा के मध्य में चलती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा नाम क्या है? तो वेस्टर्न विंड, ठीक है, पछुआ हवाएं, ठीक है। बस केवल और केवल आपको स्थान देखना है, दिशा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम जैसे स्थान को समझ जाएंगे वैसे मानसून का आगमन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ध्रुवीय हवाओं की, ठीक है, जो 60 से लेकर के 90 के मध्य में चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, ठीक है। ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही है, कौन सी हवाएं हैं बच्चों? ये तो ध्यान रखिएगा 60 से लेकर के 90 के बीच में जो चलती है हवाएं उसे हम पोलर विंड कहते हैं, ध्रुवीय हवाएं कहते हैं, ठीक है। कौन सी हवाएं कहते हैं? ध्रुवीय हवाएं कहते हैं। क्लियर है? तो ये पोलर विंड, क्लियर है। तो यहाँ से हमें बच्चों ये इक्विनॉक्स का समय, इक्विनॉक्स के समय जो हम लोगों ने यहाँ पर हवाओं का स्थान को देखा, इससे केवल और केवल हमें ये समझ में आ चुका है कि ट्रेड विंड जो है, ध्यान रखिएगा, ट्रेड विंड मतलब व्यापारिक पवन जो है ये 30 अंश अक्षांशीय रेखा से लेकर के जो है 30 अंश दक्षिणी गोलार्ध के मध्य में चलती उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चलने वाली हवाओं को ही हम कहते हैं व्यापारिक पवन, ठीक है।
और वैसे ही अगर हम बात करें वेस्टर्न विंड की मतलब पछुआ हवाओं की, तो ध्यान रखिएगा पछुआ हवाएं जो है 30 अंश अक्षांशीय रेखा से ऊपर, ठीक है, 30 से लेकर के याद रखिएगा 30 से लेकर के 60 अंश अक्षांशीय रेखा के मध्य में ये हवाएं जो है दोनों ही गोलार्धों में चलती हैं। और वैसे ही अगर हम बात करें पोलर विंड की, तो ध्यान रखिएगा पोलर विंड जो है 60 से लेकर के 90 अंश अक्षांशीय रेखा के मध्य जो है ये दोनों ही गोलार्धों में चलती हैं। यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक बार मुझे यस करके मैसेज कर दीजिए, जिससे हम आगे की ओर बढ़ सके, ठीक है। ये हम लोगों ने केवल और केवल अभी इक्विनॉक्स का समय देखा, जो आदर्श स्थिति में जब हवाओं का स्थान क्या होता है, ठीक है। अब अगर हम समर का सीजन देखेंगे तो आप देखोगे समर के सीजन में जो है हवाओं की स्थिति में परिवर्तन होगा। क्यों परिवर्तन होगा अभी समझते हैं। आपने अभी देखा इक्विनॉक्स में सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ रही थी, तो सूर्य की सीधी किरणें जो है भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर पड़ रही थी, है ना। लेकिन अगर हम देखें समर में जून महीने की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जून जून महीने में सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर सॉरी भूमध्य रेखा पर नहीं पड़ रही, कहाँ पर पड़ रही, कर्क रेखा पर पड़ रही है, ठीक है। तो सूर्य की सीधी किरणें जो है ध्यान रखिएगा 23.5 पर 23.5 नॉर्थ पर जो है सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही है। यही रीजन है कि हवाओं की स्थिति में चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा, वही वही चीजों को समझना है, ठीक है। चलिए इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में आपको हमें ये वाला जो डायग्राम है याद रखिएगा बच्चों, इस डायग्राम में हम जो है समर समर का जो है डायग्राम बना रहे हैं, और इससे आपको यहीं पर अंदाजा हो जाएगा, यहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका जो है मानसून के आगमन का, ठीक है। एकदम बिल्कुल 2 मिनट लगने वाला है और चीजें आपके सामने आ जाएंगी, है ना। अब देखिए समर महीने में हम हवाओं की स्थिति के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं बच्चों, ये आपका विषुवत रेखा है, ठीक है। ये आपका 30 नॉर्थ है, ठीक है। नीचे आप 30 साउथ ले सकते हैं, ठीक है। ऊपर 60 नॉर्थ लेंगे, ठीक है, 60 नॉर्थ लेंगे बच्चों। नीचे आप 60 साउथ ले सकते हैं, ठीक है। और सबसे ऊपर जो है 90 नॉर्थ, ठीक है, 90 नॉर्थ। और सबसे नीचे जो है 90 साउथ, ठीक है। अब चीजें आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ से आप आपका दिमाग जो है अब एकदम मजबूत होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो है टॉपिक जो है आपका एकदम डीप जाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अभी ध्यान रखिएगा, अभी ध्यान रखिएगा, चीजें अब जाकर के क्लियर होंगी। समर महीने में, ठीक है, समर महीने की बात मतलब हम बात कर रहे हैं जून महीने की, ठीक है। समर महीने में जून महीने की हम बात कर रहे हैं। जून महीने में सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ेगी बच्चों, बहुत ध्यान से बताइएगा, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की जो सीधी किरणें वो कौन सी रेखा पर पड़ने वाली है, ठीक है। बहुत आसान सा प्रश्न है, कहीं भी कोई भी डिफिकल्ट प्रश्न नहीं है ये। तो ध्यान रखिएगा सूर्य की सीधी किरणें जो है ये कर्क रेखा पर पड़ती है, ठीक है। अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि समर सीजन में मतलब समर में सूर्य की सीधी किरणें कौन सी रेखा पर पड़ रही है, कर्क रेखा पर पड़ रही है, ठीक है। और यही डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि यहाँ पर जो है सूर्य की सीधी किरणें जो है कहाँ पर पड़ने वाली है, ये जो है आपका कर्क रेखा पर, ठीक है। ये मैंने कर्क रेखा बना दिया है आपके लिए। कर्क रेखा मतलब ध्यान रखिएगा 23.5 पर जो है सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब डायग्राम बहुत हौच पौच होगा और आपको समझना है, ठीक है। तो 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा पर जो है सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर सूर्य की सीधी किरणें अगर कर्क रेखा पर पड़ रही है, ठीक है, सूर्य की सीधी किरणें अगर कर्क रेखा पर पड़ रही है, तो टेम्परेचर कहाँ पर अधिक होगा, ठीक है। मेरा प्रश्न समझिएगा, ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य की सीधी किरणें अगर कर्क रेखा पर पड़ रही है, तो टेम्परेचर कहाँ पर अधिक होगा। तो आप सभी बता सकते हैं कि सर सूर्य की सीधी किरणें जहाँ पर पड़ती है टेम्परेचर वहीं पर अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही है, इसलिए टेम्परेचर भी सर्वाधिक कहाँ पर होगा, तो टेम्परेचर भी सर्वाधिक जो है कर्क रेखा पर होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर कर्क रेखा पर सर्वाधिक होगा तो प्रेशर कौन सा डेवलप होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा टेम्परेचर और प्रेशर का कैसा रिलेशन होता है बच्चों, अपोजिट रिलेशन होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ पर हाई है, तो प्रेशर कौन सा डेवलप हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रेशर डेवलप हो जाएगा लो प्रेशर, ठीक है। कौन सा प्रेशर डेवलप हो जाएगा, लो प्रेशर। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई ना तो क्लियर है, यहाँ पर कहानी अब आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जहां पर आप देख सकते हैं 23.5, बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा, ठीक है।
हम बात करें कर्क रेखा, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में कर्क रेखा की विशेषताएं क्या है? तो कर्क रेखा की विशेषताएं आपने देखा कि पहली विशेषता कि आपने यहाँ पर बता दिया कि भाई कर्क रेखा का टेम्परेचर जो है हाई होता है। दूसरी दूसरी विशेषता के रूप में आपने बता दिया कि टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर क्या रहेगा, लो रहेगा। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि ग्रीष्म ऋतु के समय में कर्क रेखा का जो क्षेत्र है, कर्क रेखा वाला जो क्षेत्र है, वहां का टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर जो होगा वो लो होगा, ठीक है। प्रेशर जो होगा बच्चों वो लो रहेगा, ठीक है। अब यही विशेषता याद रखिएगा, यही विशेषता आपने यहाँ पर देखा था विषुवत रेखा पर, ठीक है। यही विशेषता जो है आपने देखा था विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा मतलब 0 अंश अक्षांशीय रेखा पर, ठीक है। अब देखिए 0 अंश अक्षांशीय रेखा पर आपने कौन सा प्रेशर लिया था? आपने यहाँ पर लिया था विषुवत रेखा पर जो है यहाँ पर लो प्रेशर लिया था। और लो प्रेशर का मतलब ही होता है कि वहां का टेम्परेचर क्या रहेगा बच्चों, हाई रहेगा, ठीक है। इसका मतलब है इक्विनॉक्स के समय में, विषुव के समय में जो विशेषता विषुवत रेखा की है, ठीक है, जो विशेषता विषुवत रेखा की है वही सेम विशेषता जो है ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में जो है कर्क रेखा पर है, ठीक है, कर्क रेखा पर है। इसका मतलब है जो प्रेशर बेल्ट विषुवत रेखा पर बन रहा था, जो प्रेशर बेल्ट विषुवत रेखा पर बन रहा था, समर के सीजन में ये प्रेशर बेल्ट जो है अपने स्थान से क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया। किस दिशा में स्थानांतरित हुआ? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थानांतरित हो गया। कितने अंश अक्षांश की रेखा स्थानांतरित हुआ? तो 0 पर लो प्रेशर बन रहा था। अब कहां पर लो प्रेशर बन रहा है बच्चों? 23.5 अंश अक्षांश की रेखा पर लो प्रेशर बन रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि जो प्रेशर बेल्ट विषुवत रेखा पर बन रहा था वही प्रेशर बेल्ट जो है कर्क रेखा पर यहाँ पर बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यही रीजन है, यही रीजन है कि समर के सीजन में जितने भी प्रेशर बेल्ट हैं वो ध्यान रखिएगा अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाएंगे 23.5 अंश अक्षांशीय रेखा, ठीक है। अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाएंगे 23.5 अंश अक्षांशीय रेखा, ठीक है। अब हम कंपेयर करके बता रहे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने यहाँ पर देखा कि 0 विषुवत रेखा पर लो प्रेशर बन रहा था, ठीक है, विषुवत रेखा पर लो प्रेशर बन रहा था। आपने इस डायग्राम में देखा कि ये लो प्रेशर जो है 23.5 पर बन रहा है, 23.5 अक्षांशीय रेखा स्थानांतरित हो गया। अब फिर से कंपेयर कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। 30 अंश अक्षांशीय रेखा पर, ठीक है, 30 अंश अक्षांशीय रेखा पर कौन सा प्रेशर बेल्ट बन रहा है? हाई प्रेशर बेल्ट बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हाई प्रेशर बेल्ट जो है, जो 30 अंश अक्षांशीय रेखा पर हमने देखा अभी विषुव के समय में, ये प्रेशर बेल्ट जो है अपने स्थान से, ध्यान रखिएगा, कितने अंश ऊपर की ओर चला जाएगा? 23.5 अंश अक्षांशीय रेखा जो है ऊपर की ओर चला जाएगा। इसका मतलब है कि 30 से ऊपर चला जाएगा, 23.5 अंश अक्षांशीय रेखा जो है ऊपर की ओर चला जाएगा। और जैसे ही 23.5 अंश अक्षांशीय रेखा ऊपर की ओर जाएगा बच्चों, ठीक है, ये आप देख सकते हैं लगभग लगभग 53.5 अक्षांशीय रेखा पर, ठीक है, लगभग 53.5 अक्षांशीय रेखा पर, ठीक है। ये 53.5, ठीक है। अगर 30 में अगर 23.5 अगर आप जोड़ रहे हैं तो कौन से अक्षांशीय रेखा पर आप पहुंचोगे? लगभग 53.5 अक्षांशीय रेखा पर पहुंचोगे। और 53.5 अक्षांशीय रेखा पर कौन सा प्रेशर डेवलप हो जाएगा बच्चों? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है आपका हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। कौन सा प्रेशर डेवलप हो जाएगा? हाई प्रेशर बच्चों डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो 30 अंश अक्षांशीय रेखा पर प्रेशर डेवलप हो रहा था, हाई प्रेशर, वो समर के सीजन में, ध्यान रखिएगा, 53.5 पर जो है डेवलप हो रहा है। क्लियर है? चेंज हो रहा है। हाई प्रेशर जो प्रेशर बेल्ट है वो अपने स्थान से क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है, स्थान जो है उनका चेंज हो रहा है। सेम आप देखेंगे जो 60 अंश अक्षांशीय रेखा पर, 60 अंश अक्षांशीय रेखा पर लो प्रेशर बेल्ट बन रहा था, ठीक है, 60 अंश अक्षांशीय रेखा पर लो प्रेशर बेल्ट बन रहा था, ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो 60 पर बन रहा था वो अब कितने अंश अक्षांशीय रेखा पर बनेगा? तो आप 60 में 23.5 को जो है क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस कर देना पड़ेगा। तो लगभग जो है आप 83.5 अंश अक्षांशीय रेखा पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। 83.5 मतलब 83.5, ठीक है, 83.5 नॉर्थ पर आप पहुंच जाओगे। और ध्यान रखिएगा कौन सा प्रेशर बेल्ट बन जाएगा यहाँ पर बच्चों, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है आपका लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा, ठीक है, लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा? इसका मतलब हमने अभी देखा कि यस, 60 अंश अक्षांशीय रेखा पर कौन सा प्रेशर बेल्ट बन रहा था? लो प्रेशर बेल्ट बन रहा था।
जो ग्रीष्म ऋतु में जो है 83.5 पर बन रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अब जो है चीजें जो है आपके अंडर में आ चुकी हैं, ठीक है। अब घबराने वाली बात नहीं है। अब आसान सा चैप्टर हो जाएगा आपके लिए। यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक बार मुझे यस करके मैसेज कर दें, जिससे अब जो है कोई कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सामने आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बताया कि कर्क रेखा की वही विशेषता है, कर्क रेखा की वही विशेषता है जो विषुवत रेखा पर होती है, ठीक है। क्योंकि विषुवत रेखा पर हमने देखा था भाई, अभी देखा था, विषुवत रेखा पर कैसा प्रेशर रहता है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, ठीक है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। और ये लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो है अभी कर्क रेखा पर है। इसका मतलब है कि समर के समय में जो कर्क रेखा है उसको हम मान लेंगे कि ये जो है टेम्पररी विषुवत रेखा है। क्या मान लिया हमने बच्चों, फिर से ध्यान से देखिएगा। हमने कर्क रेखा को क्या मान लिया, कर्क रेखा जो है ये विषुवत रेखा के समान व्यवहार करेगी, क्योंकि विषुवत रेखा का जो विशेषता है वही विशेषता समर के सीजन में जो है कर्क रेखा पर आप देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने कर्क रेखा को जीरो डैश मान लिया, ठीक है, मतलब विषुवत रेखा की जैसे व्यवहार करने वाली रेखा, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 30 अंश अक्षांशीय रेखा पर जो हाई प्रेशर बन रहा था, अब यहाँ पर वो हाई प्रेशर जो है 53 एंड हाफ पर बन रहा है। इसलिए जो 53 एंड हाफ पर जो हाई प्रेशर बन रहा है उसे हम क्या मान लेते हैं, उसे हम मान लेते हैं कि ये रेखा जो है ये 30 अंश अक्षांशीय रेखा की तरह व्यवहार करने वाली रेखा है। इसलिए बच्चों हमने यहाँ पर मान लिया कि ये 30 नॉर्थ डैश है, ठीक है। ऊपर आप देखोगे सेम एज इट इज आप मान लोगे कि ये जो है 60 नॉर्थ डैश है, ठीक है, 60 नॉर्थ डैश है। क्लियर है ये बात। अब उत्तरी गोलार्ध को आपने समझ लिया। अब आ जाते हैं दक्षिणी गोलार्ध की ओर, ठीक है। जैसे ही बच्चों आप दक्षिणी गोलार्ध में आओगे, ठीक है, जैसे आप दक्षिणी गोलार्ध की ओर आओगे, यहाँ पर एक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध की ओर आओगे इसका मतलब है कि आप विषुवत रेखा को क्रॉस करके आ रहे हो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 23.5 अंश अक्षांशीय रेखा से, ठीक है, 23.5 अंश अक्षांशीय, सॉरी, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे 30 साउथ, ठीक है, 30 साउथ पर जो है हाई प्रेशर बन रहा था, 30 साउथ पर हाई प्रेशर बन रहा था, ठीक है। अब ये हाई प्रेशर किधर की ओर जाएगा, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर सारे सारे प्रेशर बेल्ट किधर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, उत्तर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कितने अंश अक्षांशीय रेखा शिफ्ट हो रहे हैं, तो 23.5 अंश अक्षांशीय रेखा जो है शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो हाई प्रेशर बेल्ट 30 अंश अक्षांशीय रेखा पर बन रहा था, वो हाई प्रेशर बेल्ट जो है यहाँ पर 23.5 अंश उत्तर की ओर खिसक गया। मतलब आप देखेंगे कि ये जो है लगभग लगभग 6.5 अंश अक्षांशीय रेखा, ठीक है, 6.5 अंश अक्षांशीय रेखा दक्षिणी गोलार्ध पर जो है हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक बार अभी मैं आपको फिर से बता दूं, ठीक है। ये जो है हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ पर बनेगा, 6.5 अंश अक्षांशीय रेखा पर बनेगा, ठीक है। जो प्रेशर बेल्ट 30 पर बन रहा था, जो प्रेशर बेल्ट 30 पर बन रहा था, ध्यान रखिएगा, वो अब कहाँ पर बनेगा, 23.5 अंश उत्तर की ओर खिसक जाएगा, और वो जो है आपका 6.5 पर बनेगा, ठीक है। वैसे ही 60 अंश अक्षांशीय रेखा पर, यहाँ पर आप देखिए 60 अंश अक्षांशीय रेखा पर जो है लो प्रेशर बन रहा था, अब वो फिर से 23.5 अंश उत्तर की ओर खिसक जाएगा, ठीक है, 23.5 अंश जो है उत्तर की ओर खिसक जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लूँ जिससे हौच पौच डायग्राम ना लगे, ठीक है। इसके बाद आपको हौच पौच नहीं लगना चाहिए, क्लियर कट। यस। तो आप देखेंगे ये जो है 36.5 अंश अक्षांशीय रेखा, ठीक है, 36.5 अंश अक्षांशीय रेखा दक्षिणी गोलार्ध पर जो है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, क्योंकि सारे प्रेशर बेल्ट जो है अपने स्थान से उत्तर की ओर खिसक गए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है ये हम मान लेंगे 30 साउथ डैश। क्यों, क्योंकि 30 साउथ पर जो हाई प्रेशर बना था वो 6.5 अंश अक्षांशीय रेखा पर बन रहा है। तो 6.5 अंश अक्षांशीय रेखा को हमने क्या मान लिया, 30 साउथ, ठीक है। वैसे ही 60 साउथ पर जो 60 साउथ पर जो लो प्रेशर बन रहा था, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माफ कीजिएगा हाई प्रेशर लिख दिया हूं मैं, ठीक है। ये यस, ये वाला पार्ट जो है ध्यान रखिएगा, कौन सा प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर वाताग्र बनता है, और वाताग्र बनने की वजह से ही ध्यान रखिएगा यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, ठीक है। कौन सा प्रेशर बेल्ट बनेगा, लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, क्लियर है। यस।
कौन से अक्षांशीय रेखा पर बनेगा? अभी हम लोगों ने देखा कि साढ़े साढ़े 36 अंश अक्षांशीय रेखा पर जो है आपका लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। और यहाँ इसे हम मान लेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसे हम मान लेंगे 60 नॉर्थ, सॉरी 60 साउथ डैश। क्या मान लेंगे? 60 साउथ डैश। अब यहाँ से कहानी जो है आपका क्लियर है, ठीक है। ये अगर चैप्टर यहाँ तक अगर क्लियर है, एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, जिससे चीजें जो है आपके बस में आ जाए, ठीक है, आपके अंदर आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं, अब कहानी जो है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब जो है कहानी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हवाएं हवाएं जो है हाई प्रेशर से किधर की ओर जाती हैं बच्चों? हवाएं हमेशा ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, ठीक है। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, आप सभी जानते हैं, है ना? बिल्कुल। और इसी का हमें यूज करना है, ठीक है। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करें जहां पर हाई प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में हाई प्रेशर वाला बेल्ट, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस हाई प्रेशर से हवाएं किधर की ओर जाएंगी बच्चों? लो प्रेशर की ओर जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक जो है आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर एक पॉइंट ये आ रहा है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने पर विषुवत रेखा को क्रॉस करना होगा, ठीक है। विषुवत रेखा को यहाँ पर क्रॉस करना होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हवाएं जो है जब तक दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगी, ठीक है, जब तक दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगी, याद रखिएगा अपने दिशा से किधर की ओर जाती हैं हवाएं? बाईं ओर, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में जब तक रहेंगी हवाएं, वो अपने दिशा से बाईं ओर चलेंगी, और जैसे ही वो उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगी बच्चों, अपने दिशा से वो दाईं ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। ये रूल्स जो है किसने बनाया है? तो फेरल्स ने बनाया है, ठीक है। किस नियम को माध्यम बना करके बनाया है? तो कोरियोलिस बल के माध्यम से फेरल्स लॉ ने हवाओं की दिशा के बारे में बताया है, ठीक है। फिर से ध्यान से देखिएगा, ये यही यहीं से मानसून का आगमन हो रहा है, ठीक है। यही हवाएं हैं जो मानसून को लेकर के आ रही है भारत में, ठीक है। जब तक ये दक्षिणी गोलार्ध में है, जब तक ये दक्षिणी गोलार्ध में है, ये अपनी दिशा से बाईं ओर चलेंगी, ठीक है। और जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगी, याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही प्रवेश करेगी, ये अपनी दिशा से दाईं ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। दाईं ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। यही क्षेत्र फिर से मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, इसी क्षेत्र में तो भारत स्थित है, ठीक है। इसी क्षेत्र में जो है भारत की उपस्थिति आप देखेंगे, ठीक है। क्या आप भारत की उपस्थिति बता सकते हैं? बिल्कुल। तो आप देखेंगे भारत जो है लगभग लगभग 8 अंश अक्षांशीय रेखा, ठीक है। ये ये वाला जो पार्ट है, हाँ, ये वाला जो पार्ट है, ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में आपका भारत स्थित है, ठीक है। इस क्षेत्र में आपकी भारत की उपस्थिति आप देखोगे, ठीक है। ये इस क्षेत्र में जो है भारत की उपस्थिति आप देखोगे, है ना? यस, ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपका इंडिया है, ठीक है। अब याद रखिएगा, इस इंडिया में, इस भारत में जो है, हमारे भारत में जो है मानसूनी हवाएं जो है प्रवेश करने वाली हैं, ठीक है। भारत में मानसूनी हवाएं जो है प्रवेश करने वाली है, दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं चल रही हैं, 6.5 अंश अक्षांशीय रेखा से हवाएं चल रही हैं। और ये हवाएं जो है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में जो है आपका कर्क रेखा तक जा रही है, ठीक है। जैसे ही हवाएं बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हवाएं जो हैं ये दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है, तो अपनी दिशा से बाईं ओर चलेंगी, ठीक है। और जैसे उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगी, अपनी दिशा से जो है, ध्यान रखिएगा, ये जो है दाईं ओर मुड़ जाएगी। और जैसे ही दाईं ओर मुड़ेगी, ध्यान रखिएगा बच्चों, भारत में अरब सागर से होते हुए हवाएं जो है भारत में दक्षिणी जो है आपका पश्चिमी पश्चिमी घाट से नीलगिरी पर्वत से टकरा जाएंगे, ठीक है। किससे टकरा जाएंगे बच्चों? नीलगिरी पर्वत से टकरा जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये हवाएं, यहाँ पर मैं बता दूं, सॉरी, यहाँ पर जैसे ही हवाएं जो अरब सागर को क्रॉस करेंगी, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कौन सी ऋतु का हम डायग्राम बना रहे हैं बच्चों? ग्रीष्म ऋतु का हम डायग्राम बना रहे हैं। और ग्रीष्म ऋतु का हम डायग्राम बना रहे हैं, इसका मतलब है हवाएं जो है क्या होंगी? हवाएं जो है गर्म होंगी या ठंडी होनी चाहिए? ग्रीष्म ऋतु है तो हवाएं कैसी होंगी? गर्म होंगी, ठीक है। अब ये बताइए, गर्म हवाएं अगर महासागर के तल पर चलेंगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया करेगी। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया करेगी, इसका मतलब है इन हवाओं में भरपूर मात्रा में, बच्चों ध्यान रखिएगा, आर्द्रता उपस्थित होता है, ठीक है। भरपूर मात्रा में आर्द्रता लेकर के ये हवाएं चलती हैं। और ये हवाएं जा करके, ध्यान रखिएगा, भारत में से टकराती है, भारत के पश्चिमी घाट में उपस्थित नीलगिरी से टकराती हैं, और जो है मानसूनी वर्षा करना प्रारंभ करती हैं। क्लियर है? अब ये हवा कौन सी हवा होती है? ध्यान रखिएगा, ये हवा जो है कौन सी हवा होती है? तो याद रखिएगा,
इसकी दिशा, ठीक है, इसकी दिशा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। वैसे तो सभी जानते हैं ओरली कि दक्षिण पश्चिम हवाएं हैं, लेकिन हम दिशा को कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो दिशा याद रखिएगा, जो भारत से टकरा रही है, जो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चल रही हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हवाएं जो है साउथ वेस्ट से, याद रखिएगा, साउथ वेस्ट से ये हवाएं किधर की ओर जा रही हैं, नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रही हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रही है। इस प्रकार से हवाएं चल रही हैं और भारत से टकरा रही हैं। तो साउथ वेस्ट से चल रही हैं और किधर की ओर जा रही है, नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम से आ रही है, इसलिए इन इन हवाओं को हम क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम हवाएं, ठीक है। क्योंकि ये हवाएं दक्षिण पश्चिम से आ रही हैं, इसलिए हम इन हवाओं को क्या कहते हैं बच्चों, दक्षिण पश्चिम हवाएं। और ये दक्षिण पश्चिम हवाएं जो है भारत में जाकर के नीलगिरी से टकरा जाती हैं, और जैसे ही नीलगिरी से टकराती हैं, ध्यान रखिएगा, भारत में मानसून का आगमन जो है हो जाएगा। इसी को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, इस डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए इस पार्ट में आपको दिखा देता हूं मैं। हाँ, इस डायग्राम में आप देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, आपका कन्नड़ तट, ठीक है, कन्नड़ तट में आप देखेंगे, सॉरी, हाँ, मालाबार तट में आप देखोगे, मालाबार तट में आपको नीलगिरी का पर्वत आपको दिखाई देगा, ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी आपको जो है दिखाई देगी, ठीक है। और ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी से ही जाकर के ये हवाएं टकरा जाती है, ध्यान रखिएगा, जैसे ही नीलगिरी से टकराती हैं, इन हवाओं में जो है, इन पर्वतीय क्षेत्रों, इस पठारी क्षेत्रों में जो है, ध्यान रखिएगा, वर्षा करेगी, जिससे वहां पर सबसे पहले भारत में इन्हीं पर्वत श्रेणियों के पास जो है वर्षा होती है, और जिससे भारत में मानसून के आगमन का जो है, इसे सूचक माना जाता है, ठीक है, इसे क्या माना जाता है, मानसून के आगमन का सूचक माना जाता है। वर्षा होने के कारण जो है, यहाँ पर जो है सबसे पहले आम, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इन क्षेत्रों में उपस्थित जो आम जो है पकने लगते हैं। नीलगिरी में, भारत में सबसे पहले जो आम, याद रखिएगा, वो नीलगिरी पर्वत श्रेणी पे उपस्थित आम जो है, वो मानसूनी वर्षा के कारण जो है पकने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर नीलगिरी पर होने वाली वर्षा को जो है मैंगो रैनिंग भी कहते हैं, मतलब आम्र वर्षा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बताया कि मानसून का आगमन जो है किस प्रकार से होता है, कौन सी हवाओं की वजह से, ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार से आपने देखा कि ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार से प्रेशर बेल्ट जो है चेंज हुआ। प्रेशर बेल्ट जो है अपने क्षेत्र से, अपने स्थान से 23.5 अक्षांशीय रेखा जो है उत्तर की ओर शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से ग्रीष्म ऋतु में भारत में मानसून का जो है आगमन हो गया, ठीक है, मानसून का जो है आगमन हो गया, क्लियर है। यही सेम चैप्टर, यही सेम कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि मॉनसून के आगमन में आपको यही डायग्राम बनाना होगा। यहाँ तक अगर बच्चों क्लियर है तो एक बार मुझे मैसेज कर दे, जिससे मुझे ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर जो मैंने मेहनत किया है बच्चों आपके लिए इस डायग्राम को बना करके, क्या वो डायग्राम, वो मेहनत जो है मेरा सफल हो रहा है या नहीं। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके अपना राय दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हम लोगों ने देखा बच्चों, आपका मानसून का आगमन, ठीक है। अब भारत में नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर जो वर्षा हो चुकी है या हो रही है, इससे हमारे मौसम वैज्ञानिक तुरंत ऐलान कर देंगे कि भारत में मानसून का आगमन हो चुका है, ठीक है। अब ये मानसून का आगमन तो हो चुका है, लेकिन भारत में कौन कौन से क्षेत्र में बारिश होगी, ये किस पर निर्भर होगा, ठीक है। मानसून का आगमन तो आपने देख लिया कि ग्रीष्म ऋतु में जो है हवाओं, दक्षिण पश्चिम हवाओं की वजह से मानसून का आगमन तो हो गया, लेकिन ये मानसूनी हवाएं जो हैं, वो भारत के कौन कौन से क्षेत्र में बारिश करेगी, ये किस पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ बातों पर, कुछ टॉपिक पर निर्भर करता है कि भारत में पर्वतों का वितरण, ठीक है, किस पर निर्भर करता है, भारत में पर्वतों का वितरण कैसा है, ठीक है, आईटीसीजेड की स्थिति, ठीक है। तीसरा जो है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, याद रखिएगा, पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है, ये भी भारत के मानसून को प्रभावित करती है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर आप देखोगे अल्नीनो की ठंडी जलधारा, ठीक है, अल्नीनो और लानिना की जो जलधारा है ना। तो भारत में मानसूनी वर्षा को प्रभावित करने के प्रमुख 4 कारण हैं बच्चों। ये सभी कारण को हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। सबसे पहला कारण जो है पर्वतों का वितरण, ठीक है, आईटीसीजेड की स्थिति, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठीक है, और अंतिम में आप देखोगे अल नीनो की ठंडी जलधारा, ठीक है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों की आपका पर्वतों का वितरण, ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं पर्वतों का वितरण, है ना? यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है? यहाँ पर आपको मैं पर्वत भारत में उपस्थित पर्वतों का जो है आपका यहाँ पर चैप्टर मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। हाँ, बिल्कुल, इसको हम इरेज़ कर देते हैं, जिससे चीज़ें एकदम आपके सामने एकदम क्लियर आ जाए, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। ये जो पार्ट है, हाँ, ये आप ब्लैक ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है? सबसे पहले याद रखिएगा सबसे पहले याद रखिएगा बच्चों, नर्मदा नदी घाटी, ठीक है? या सबसे पहले हम ताप्ती नदी घाटी से आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा सतमाला की पहाड़ियाँ मिलेगी, ठीक है? ध्यान रखिएगा सबसे पहले सबसे उत्तर में ताप्ती नदी घाटी के जस्ट उत्तर में आप देखोगे, तो बच्चों आपको मिलेगा सतमाला की पहाड़ियाँ, ठीक है? उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ध्यान रखिएगा अजंता की पहाड़ियाँ मिलेगी, ठीक है? अजंता की पहाड़ियाँ, ठीक है? अजंता के बाद आपको बालाघाट की पहाड़ियाँ मिलेंगी, है ना? एकदम याद रखिएगा, एकदम एकदम क्रम से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? बालाघाट की पहाड़ियाँ मिलेगी और उसके नीचे बच्चों ध्यान रखिएगा हरीशचंद्र की पहाड़ियाँ मिलेगी, ठीक है? हरीशचंद्र की पहाड़ी, ये चारों ही पहाड़ियाँ जो है, ये कोंकण तट से जो है टच करते हुए पहाड़ियाँ हैं, या हम ऐसा कहें कि महाराष्ट्र के पठार में उपस्थित ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है? इसके नीचे अगर हम जाएँ बच्चों तो ध्यान रखिएगा बाबा बूदन, ठीक है? कन्नड़ तट में हम जाएँ, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। अ, हरिशचंद्र के बाद हम जा रहे हैं बाबा बूदन की पहाड़ी में, ठीक है? बाबा बूदन की पहाड़ी में मतलब लोधा बेटा जो है बाबा बूदन की पहाड़ी में हम जा रहे हैं, ठीक है? बाबा बूदन के बाद आप आ जाओगे बच्चों, ध्यान रखिएगा नीलगिरी, ठीक है? ठीक है, बाबा बूदन की पहाड़ी के बाद आपको इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा नीलगिरी, ठीक है? नीलगिरी के बाद याद रखिएगा, नीलगिरी पर्वत श्रेणी के बाद आपको मिलने वाला है अन्नामलाई, ठीक है? नीलगिरी के बाद आपको मिलने वाला है अन्नामलाई, ठीक है? और नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य में ही एक घाट उपस्थित है, पाल घाट, आप सभी जानते हैं, ठीक है? नीलगिरी, अन्नामलाई, इसके नीचे आपको मिलने वाला पालनी हिल्स, पालनी हिल्स, और पालनी हिल्स के नीचे आपको सबसे दक्षिण की पठारी, सबसे दक्षिण पर्वत आपको मिलने वाला है कार्डेमम, ठीक है? कार्डेमम, क्लियर है? इस ये यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, अब ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है? ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है? पश्चिमी घाट में उपस्थित जो है पर्वत श्रेणियां है, ठीक है? ये पश्चिमी घाट में उपस्थित जो है पर्वत श्रेणियां है, क्लियर है? और इन्हीं पर्वत श्रेणियों के मध्य में ध्यान रखिएगा, पर्वत श्रेणियों के मध्य में कुछ कुछ जगहों पर आप गैप देखेंगे, ठीक है? कुछ कुछ जगहों पर आप गैप देखेंगे, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सनकोट्टा दर्रा, तो ये सब जो है घाटियां भी आपको दिखाई देंगी, ठीक है? घाटियां भी आपको दिखाई देंगी और इन्हीं क्षेत्रों में आपको जो है ये जो है आपको पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट भी देखने को मिलेगा। अब ये पश्चिमी घाट जो है इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है, जानबूझ करके मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, जिससे आपको चीजें जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है? चीजें जो है आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है? ये आपने देखा पश्चिमी घाट। अब एक पार्ट याद रखिएगा, दूसरा जो है यहाँ पर आपको मिलने वाला है, हाँ बिल्कुल, ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है? गारो खासी, मेघालय के पठार में अगर आप जा रहे हो तो याद रखिएगा गारो खासी जयंतिया, ठीक है? बहुत इत्मीनान से देखना है, जिससे टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है? जब सेशन कंप्लीट हो तो आपके दिमाग में एकदम जो है इंडियन ज्योग्राफी का मॉनसून चैप्टर जो है वो आप किसी को भी हंसते खेलते आप बता सको, उसके सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सको, ये उद्देश्य से मैं अभी आपका सेशन ले रहा हूँ, ठीक है? तो आपने देखा पश्चिमी घाट, आपने यहाँ पर देखा गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां, ठीक है? यस, ये सेम यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपको गारो, सबसे ऊपर में आपको गारो मिलेगा, ठीक है? यहीं से धुबरी नामक शहर से ब्रह्मपुत्र नदी जो है चुपचाप जो है पद्मा के जमुना के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है? यहाँ गारो का बाद जो है ये आपका पार्ट खांसी हो गया, ठीक है? और ये पार्ट जो है जयंतिया हो गया, ठीक है? जयंतिया हो गया। और याद रखिएगा ये मेघालय आपने देख लिया। उसके बाद आपको भारत में जो है हिमालय की स्थिति को देखना है, ठीक है? हिमालय की स्थिति को, ठीक है? बहुत ध्यान से देखिएगा, एक साथ सारे पर्वतों का वितरण दिखा रहा हूं मैं,
ठीक है, लाइव यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको कि पर्वतों के वितरण की वजह से भारत में मानसूनी वर्षा का क्या स्थिति है। ठीक है, भारत में मानसूनी वर्षा जो है किस प्रकार से चेंज होती है। ठीक है, इस पार्ट को आप समझ पा रहे होंगे। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपका हिमालय का क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये हिमालय का क्षेत्र है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार से भारत में पर्वतों की स्थिति बनती है। यही रीजन है कि भारत में मानसूनी वर्षा जो है सर्वाधिक मात्रा में हो रही है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कलर कौन सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, कलर दिखना चाहिए, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं है। रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो आपने यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भारत में जो है दक्षिण पश्चिम हवाएं, ठीक है, दक्षिण पश्चिम हवाएं जो है ये भारत की ओर प्रवेश करती है। बहुत ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। और जैसे ही ये भारत की ओर प्रवेश करती है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहले जा करके नीलगिरी से टकरा जाती है। ठीक है, नीलगिरी से टकरा जाती है। नीलगिरी से टकराने के बाद ये हवाएं जो है, ध्यान रखिएगा, दो भागों में विभाजित हो जाती। एक भाग जो है उत्तर दिशा में जाता है और दूसरा भाग जो है ये इसी दक्षिण दिशा में जाने लगता है। ठीक है, एक शाखा जो है ध्यान रखिएगा एक शाखा जो है ध्यान रखिएगा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर रही है मानसूनी हवाओं की, और एक शाखा जो है अरब सागर में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अरब सागर की शाखा को देख लेते हैं। ये शाखा जो है ध्यान रखिएगा अरेबियन सी, अरब सागर की शाखा है। ठीक है, अरब सागर की शाखा है। ठीक है, अब ये हवाएं जैसे ही आगे की ओर जा रही है, ध्यान रखिएगा, ये हवा इन हवाओं की दिशा के अकॉर्डिंग जो है ये हवाएं जो है अपनी दिशा से दाईं ओर चलनी चाहिए। पैरल ने ये कह दिया है। ठीक है, पैरल ने ये कह दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो है अपनी दिशा से दाईं ओर चलती हैं। इसका मतलब है कि अरब सागर की शाखा को किधर चलना चाहिए, अपनी दिशा से राइट साइड चलना चाहिए, मतलब दाईं ओर मुड़ करके चलना चाहिए। लेकिन मजबूर है हवा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र स्थित है। इसलिए ये हवा जो है पर्वतीय क्षेत्र के सहारे जो है ध्यान रखिएगा ऊपर की ओर चल रही है। मतलब फेरल्स के लॉ को यहाँ पर ये हवाएं जो है फॉलो नहीं कर रही हैं। मतलब भारत का कुछ क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हवाएं जो है प्राकृतिक नियम के विरुद्ध चलती हैं। ठीक है, सॉरी, प्राकृतिक नियम नहीं, मानव के द्वारा बनाए गए नियम के विरुद्ध चलती हैं। क्योंकि फेरल्स ने कहा है कि भाई हवाएं जो है अपनी दिशा से दाईं ओर चलनी चाहिए, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि हवाएं जो है दाईं ओर नहीं चल रही हैं। ठीक है, मजबूर है इसलिए नहीं चल रही हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें जो है घाटियां मिलेंगी, ठीक है, आप देख सकते हो कि बाबा बुदन और नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य में जो घाटियां यहाँ पर उपस्थित है, जैसे ही इसे घाटी मिलेगी बच्चों, ये घाटी से चुपचाप जो है अपना ये दाएं और मुड़ करके चलना प्रारंभ कर देगी। वैसे ही आप देखेंगे कि कोंकण तट और आपका जो कन्नड़ तट के मध्य में जो घाटी आपकी उपस्थित है, इसी घाटी से होकर के बच्चों ध्यान रखिएगा ये हवाएं जो है जैसे ही घाटियां मिल रही हैं, वैसे ये हवाएं जो है फेरल्स के लॉ को फॉलो कर रही हैं और अपनी दिशा से दाईं और मुड़ जा रही है। लेकिन अधिक मात्रा में हवाएं जो है वो पर्वतीय क्षेत्र के सहारे जो है ऊपर की ओर चल रही है। ठीक है, अब याद रखिएगा, जब पहली बार हवाएं अपने साथ आर्द्रता लेकर के चली थी, पहली बार ये हवाएं जब अपने साथ आर्द्रता लेकर के चली थी, तो सबसे पहले नीलगिरी पर से टकराएंगी, और नीलगिरी पर टकराएंगी तो सबसे पहले 300 सेंटीमीटर तक वर्षा कर देंगी। 300 सेंटीमीटर के बाद जब हवाएं ऊपर की ओर चढ़ रही हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है धीरे धीरे वर्षा की मात्रा में बच्चों, वर्षा की मात्रा में धीरे धीरे क्या आने लगेगी, यहाँ पर आप देखोगे तो कमी आने लगी। ताप्ती नदी घाटी तक ध्यान रखिएगा, ऊपर ऊपरी क्षेत्र में जो है ताप्ती नदी घाटी बह रही है, ताप्ती नदी बह रही है, वहां तक जाते जाते हवाएं जो है 100 सेंटीमीटर बारिश करना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, तो भारत का जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में भी आप देखेंगे पश्चिमी किनारा, ठीक है, पश्चिमी घाट का भी पश्चिमी किनारा आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे तो लगातार वर्षा की मात्रा में क्या आ रही है, कमी आ रही है। आप देख रहे हैं कि दक्षिण भाग में नीलगिरी पर्वत के पास में 300 सेंटीमीटर, उसके बाद आप देखोगे तो 250 सेंटीमीटर, उसके ऊपर आप देखोगे तो बच्चों 200 सेंटीमीटर, उसके ऊपर आप देखोगे तो 150 सेंटीमीटर, और सबसे मतलब ताप्ती नदी घाटी के पास जब हवाएं पहुंच रही हैं तो वहां पर 100 सेंटीमीटर बारिश कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पर्वतों की स्थिति की वजह से
पर्वतों की स्थिति की वजह से ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है वर्षा की मात्रा में जो है चेंजेस आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं बना दिया हूँ आपका ताप्ती नदी घाटी, और ताप्ती नदी घाटी के बाद सबसे ऊपर में आप देखोगे नर्मदा नदी घाटी, ठीक है। सबसे ऊपर में आप देखोगे नर्मदा नदी घाटी, और इन्हीं के मध्य में स्थित है सतपुड़ा रेंज, ठीक है, सतपुड़ा रेंज, क्लियर है। तो हम बात करेंगे नर्मदा नदी घाटी की, ठीक है। नर्मदा नदी घाटी से जैसे ही हवाएं जो है पश्चिमी घाट को क्रॉस करते पश्चिमी घाट को क्रॉस करके जैसे ही हवाएं ऊपर की ओर जाती हैं, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट को क्रॉस करते हुए जब ये हवाएं ऊपर की ओर जाएंगी तो 100 सेंटीमीटर तक बारिश कर चुकी है। इसका मतलब अब हवाएं जो है शुष्क हो चुकी हैं, क्योंकि अब हवाएं जो है जितना आर्द्रता लेकर के चली थी उसके द्वारा जो है बारिश कर चुकी है। अब ये हवाएं नर्मदा नदी घाटी तक लगभग लगभग शुष्क हो गई रहती हैं। शुष्क का मतलब है कि अब इनमें आर्द्रता की मात्रा कम हो गई रहती है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे ही ये हवाएं नर्मदा नदी घाटी में प्रवेश करेंगी, ध्यान रखिएगा, जैसे ही नर्मदा नदी घाटी में ये हवाएं प्रवेश करेगी और प्रवेश करने के बाद याद रखिएगा ये हवाएं जो है दाईं ओर चलना प्रारंभ करेगी, क्योंकि फेरल्स का लॉ कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो है अपनी दिशा से दाईं ओर मुड़ती है। इसका मतलब है ये हवाएं पुनः पुनः नर्मदा नदी घाटी से ये हवाएं जो है पुनः आर्द्रता ग्रहण कर लेगी और पुनः जवान हो जाएंगी। इसका मतलब है पुनः इनमें जो है नमी भरपूर मात्रा में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि नर्मदा नदी घाटी से ये हवाएं जो है जल मतलब वाष्पीकरण करेंगी और इन हवाओं में पुनः जो है आर्द्रता देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं जो है अरब सागर की शाखा को, अरब सागर की शाखा को। अच्छा, एक पॉइंट और हम आगे बढ़ा देते हैं, उसके बाद स्टॉप करेंगे। यहाँ तक आपने देख लिया, ठीक है। अब ये क्षेत्र जो है ये क्षेत्र जो है रेगिस्तानी क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है बच्चों, ये आपका रेगिस्तानी क्षेत्र है, राजस्थान का जो क्षेत्र है ना, अरावली पर्वत श्रेणी वाला जो क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से हवाएं सॉरी आपका मरुस्थलीय या रेगिस्तानी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में लो प्रेशर जो है उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एक तो सूर्य की सीधी किरणें जो है कर्क रेखा पर पड़ रही है, राजस्थान वाले पार्ट में पड़ रही है। दूसरी बात, यहाँ पर ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है। इसका मतलब है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षाकृत ये क्षेत्र जो है आपका इस क्षेत्र में टेम्परेचर अधिक होगा, जिसकी वजह से लो प्रेशर की इंटेंसिटी बढ़ जाए, ठीक है। और हवाएं चलती कहाँ से हैं? हवाएं जो है कहाँ पर जाकर के मिलती हैं? तो हवाएं हमेशा ही लो प्रेशर की ओर आकर के मिलती है, ठीक है। हवाएं लो प्रेशर के पास आकर के मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, जो अरब सागर की शाखा जो नर्मदा नदी घाटी में प्रवेश की थी, ध्यान रखिएगा, इस नर्मदा नदी घाटी से होते हुए ये हवाएं जो हैं, ध्यान रखिएगा, लो प्रेशर की ओर जाने लगी। फिर एक बार आप देखोगे तो फेरल्स का लॉ जो है यहाँ पर फेल होता है। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दिशा से दाईं ओर मुड़ रही है, ये वाला जो लॉ है फिर से एक बार फेल हो रहा है, और ये हवाएं जो है चुपचाप जा करके लो प्रेशर के पास अपना लो प्रेशर से मिल जा रही है, ठीक है। ये तो अरब सागर की शाखा है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी अभी भी ये बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है, ध्यान रखिएगा, ये अभी भी जो है जलीय सतह पर है। इसका मतलब है कि ये हवाएं जो है, ध्यान रखिएगा, ये हवाएं जो है क्या कर रही हैं? तो ये हवाएं जो है अभी भी आर्द्रता ग्रहण कर रही हैं, और आर्द्रता ग्रहण करते हुए जब ये हवाएं गारो, खांसी और जयंतिया से जाकर के टकराती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इन क्षेत्रों में जो है गारो, खांसी, जयंतिया वाला जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जो है भरपूर मात्रा में बारिश करती है, ठीक है, भरपूर मात्रा में बारिश करती है। और बारिश करते हुए ध्यान रखिएगा बच्चों, जब ये गारो, खांसी, जयंतिया को क्रॉस करते हुए ये गारो, खांसी, जयंतिया को क्रॉस करते हुए जब ये हवाएं मेघालय के पठार से हो करके जब ये हवाएं, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश से टकराती हैं। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय है, ये वाला पार्ट आपका हिमालय पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका हिमालय पार्ट है। इसका मतलब है हिमालय से टकराती हैं। तो हिमालय से टकराने के बाद याद रखिएगा, ये हवाएं जो है पुनः दो भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो ये हवाएं जो है पुनः दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। एक भाग जो है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण दिशा की ओर, एक भाग जो है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण दिशा की ओर जाने लगता है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो बना रहा हूँ दक्षिण दिशा में आप देखो, यहाँ भी अब ये हवाएं जो है फिर से फेरल्स के लॉ को फॉलो नहीं कर रही हैं, क्योंकि इसके पास जो है हिमालय है,
और हिमालय की वजह से हिमालय के समानांतर ये हवाएं चलते हुए हिमालय को क्रॉस करते हुए ये हवाएं जो है म्यांमार में प्रवेश कर जाती है। ध्यान रखिएगा, म्यांमार में ये हवाएं जो है प्रवेश कर जाती हैं। क्लियर है। लेकिन जो दूसरी शाखा है ये हिमालय से होते हुए, ध्यान रखिएगा, ये अपने क्षेत्र में भारत के जो है उत्तर पश्चिम भाग में प्रवेश करेगी। ठीक है। आप देखोगे दूसरी शाखा जो है वो हिमालय से होते हुए ही ये पश्चिम दिशा की ओर चल रही है। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर चल रही है इस प्रकार से। और ये हवाएं चूंकि आर्द्रता ग्रहण की हुई हवाएं हैं, ठीक है, ये हवाएं जो है, ध्यान रखिएगा, आर्द्रता ग्रहण की हुई हवाएं हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में अगर आप देखोगे तो इन क्षेत्रों में बारिश जो है 150 सेंटीमीटर, आगे अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा 120 सेंटीमीटर, ऊपर जाएगी तो 100 सेंटीमीटर, और ऊपर जाएगी तो आपका मतलब हिमाचल प्रदेश तक की हवाएं जो है 80 सेंटीमीटर तक बारिश करेंगी। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालय में अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो वर्षा की मात्रा में कमी आनी चाहिए या वृद्धि? तो ध्यान रखिएगा, वर्षा की मात्रा में क्या आ जाएगी? वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। ठीक है। सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के दक्षिण से अगर हम उत्तर की ओर जाएं पश्चिमी घाट में, कभी भी आप देखोगे तो वर्षा की मात्रा में क्या हो रही है? वर्षा की मात्रा में कमी आ रही है। ये वर्षा की मात्रा में जो कमी आ रही है, ध्यान रखिएगा, इसका मेन रीजन क्या है? तो आप बताओगे कि भारत में जो पर्वतों की जो स्थिति है, इसकी वजह से। अगर मान लीजिए हिमालय नहीं होता तो हवाएं जो है चुपचाप किधर की ओर चले जाती, अपनी दिशा से दाईं ओर चली जाती। ठीक है। तो वर्षा तो होता ही नहीं। तो पर्वतों की स्थिति ऐसी है भारत में, जिसकी वजह से भारत में मानसूनी वर्षा सर्वाधिक मात्रा में होती है। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हिमाचल प्रदेश में पहुंच रही है हवाएं, वैसे ही यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में हवाएं प्रवेश करने के बाद, ध्यान रखिएगा, ये लो प्रेशर की ओर मुड़ जाती है, फिर से एक बार जो है फेरल्स के लॉ को फॉलो नहीं करती है, और ये हवाएं जो है पुनः लो प्रेशर पर आकर के मिल जाती हैं। ठीक है। तो आप देखोगे दोनों ही तरफ से शुष्क हवाएं मिल रही हैं। ऊपर से भी जो आपके बंगाल की शाखा से भी जो हवाएं आ रही हैं वो भी शुष्क है, और जो अरब सागर की शाखा है वो भी नर्मदा नदी से आर्द्रता ग्रहण की थी, और जिसकी वजह से इस क्षेत्र में कुछ मात्रा में बारिश करेगी। उसके बाद जो है रेगिस्तान तक पहुंचते पहुंचते ये हवाएं भी शुष्क हो जाती। दोनों ही गर्म हवाएं आपस में टकराती हैं और यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट करती हैं। इसका मतलब इस क्षेत्र में जो है, ध्यान रखिएगा, बादल फटने का सर्वाधिक जो है केस यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि दो गर्म हवाएं हैं, दोनों ही गर्म हवाएं हैं। दोनों ही हवाएं जब आपस में गर्म हवाएं जब आपस में मिलेंगी तो स्वाभाविक सी बात है, ये गर्म हवाएं बहुत तीव्र गति से जो है ये संवहनीय धारा के रूप में जो है वायुमंडल की ओर जाएगी, और ये क्लाउड बर्स्ट करेगी, मतलब बहुत तीव्र बारिश करेगी। ठीक है। ये आपने देखा कि वर्षा के वितरण में हम लोगों ने देखा कि पर्वतों का वितरण किस प्रकार से वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। इसके बाद इसके बाद याद रखिएगा, ये पार्ट अगर हम देखें, ठीक है, यस, वर्षा का वितरण आपने देखा। ठीक है। अगर हम बात करें वर्षा के वितरण के बाद कौन कौन सा चैप्टर हमने पढ़ लिया, ये देख लेते हैं। ठीक है। वर्षा का वितरण हमने पढ़ लिया। ठीक है। मानसून आपने देखा कि किस प्रकार से जो है भारत में मानसूनी वर्षा का वितरण। ठीक है। अच्छा, एक पार्ट यहाँ पर मैं और भी बता दूं। ठीक है। जैसे आपका जो बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है, ये शाखा भी रेगिस्तान में बने हुए लो प्रेशर से आकर्षित हो जाती है। ठीक है। फिर से प्रश्न सुनिएगा, बंगाल की खाड़ी में जो हवाएं चल रही हैं, ये हवाएं भी, ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा पर उपस्थित जो मरुस्थल है, जो रेगिस्तान है राजस्थान का, जहां पर लो प्रेशर बना हुआ है, उस ओर जो है आकर्षित हो जाती है। इस वजह से बंगाल की खाड़ी से भी कुछ मात्रा में हवाएं जो है, ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़, सॉरी, उड़ीसा से प्रवेश करती है। उड़ीसा से प्रवेश करके छत्तीसगढ़ में बारिश करती है। ये हवाएं भी कुछ मात्रा में जो है, ध्यान रखिएगा, भारत के पूर्वी तरफ जो है बारिश करते हुए, ये हवाएं भी, ध्यान रखिएगा, किधर की ओर आ जाती हैं? ये हवाएं भी लो प्रेशर पर आ जाती हैं। ठीक है। ये हवाएं भी लो प्रेशर की ओर आ जाती हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है पर्वतों की स्थिति को तो देखा ही, इसके साथ ही साथ हमने देखा कि मानसूनी वर्षा जो है कितनी मात्रा में कौन कौन से क्षेत्र में होती है। ठीक है। इसके बाद का जो पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसके बाद हमें पढ़ना है निवर्तन। ठीक है।
मॉनसून का निवर्तन किस प्रकार से मॉनसून का निवर्तन जो है देखने को मिलता है, ठीक है। इसके लिए फिर से आपको डायग्राम पर आना पड़ेगा और शीत ऋतु का डायग्राम देखना होगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम आपको देखना होगा, ठीक है। मॉनसून में निवर्तन, फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका विषुवत रेखा है, ठीक है। ये आपका विषुवत रेखा वाला पार्ट है। ये आपका जो है 30 अंश अक्षांशीय रेखा 30 नॉर्थ, ठीक है। ये आपका 30 साउथ है बच्चों, सॉरी, ये 60 नॉर्थ है, मतलब, है ना, ये 60 नॉर्थ है। ये आपका 90 नॉर्थ है, ठीक है। वैसे ही नीचे अगर हम जाएं तो 30 साउथ, 60 साउथ और 90 साउथ, ठीक है। अब हमें मॉनसून के निवर्तन में हमने जो विंटर सीजन देखा था उसका डायग्राम यहाँ पर आपको बनाना होगा, ठीक है। विंटर सीजन जो देखा था उसका डायग्राम यहाँ पर बनाना होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, बहुत आसान है। विंटर सीजन में आपने यहाँ पर देखा था, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था विंटर सीजन वाला जो डायग्राम था, ये वाला जो डायग्राम था, यहाँ पर देखिए दिसंबर महीने की हम बात करें, ठीक है। दिसंबर महीने विंटर का सीजन है, ठीक है। इस महीने में सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ रही है? आप देखेंगे बच्चों, मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि लो प्रेशर कहाँ पर बनेगा? तो मकर रेखा पर बनेगा, ठीक है। लो प्रेशर कहाँ पर बनेगा? तो हमने यहाँ पर देखा कि मकर रेखा पर बनेगा, ठीक है। तो मकर रेखा का मतलब क्या है? 23.5 साउथ। ये वाला जो डायग्राम है ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्र, यस, 23.5 मकर रेखा पर ध्यान रखिएगा, 23.5 मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बेल्ट जो है, जो प्रेशर बेल्ट विषुवत रेखा पर बनना चाहिए था, वो प्रेशर बेल्ट जो है ध्यान रखिएगा मकर रेखा पर बन जाएगा, मतलब मकर रेखा पर लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, ठीक है। एज इट इज बच्चों ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर देख रहे हो, जब हम लोग समर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि प्रेशर बेल्ट जो है उत्तर की ओर खिसक रहा था, लेकिन आप देखो कि जो प्रेशर बेल्ट विषुवत रेखा पर बन रहा है, वो प्रेशर बेल्ट अभी जो है, सॉरी, विषुवत रेखा पर बनना चाहिए, वो प्रेशर बेल्ट जो है मकर रेखा पर बन रहा है। इसका मतलब है प्रेशर बेल्ट जो है अपने दिशा से दक्षिण की ओर खिसक रहा है, तो मकर रेखा की ओर दक्षिणी गोलार्ध में खिसक रहा है। कितने अंश अक्षांशीय रेखा खिसक रहा है? तो 23.5 जो है ये दक्षिणी गोलार्ध की ओर खिसक रहा है, मतलब दक्षिण दिशा में खिसक रहा है, ठीक है। इसका मतलब सारा प्रेशर बेल्ट क्या होगा, सभी जितने भी प्रेशर बेल्ट हैं वो अपने क्षेत्र से 23.5 अंश जो है नीचे की ओर आ जाएंगे, ठीक है। तो जो 30 अंश अक्षांशीय रेखा पर जो प्रेशर बेल्ट बनना चाहिए था, हाई प्रेशर बेल्ट, वो कहाँ पर बन जाएगा? तो जस्ट 23.5 अंश आप प्लस कर दीजिए। 30 में अगर 23.5 प्लस करोगे बच्चों, तो ये कौन सा अक्षांशीय रेखा बन जाएगा? 53.5, ठीक है। 53.5 पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कौन सा प्रेशर बेल्ट बनेगा? तो यहाँ पर बन जाएगा आपका हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। कौन सा प्रेशर बेल्ट बन जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका हाई प्रेशर बेल्ट, क्लियर है। वैसे ही जो 60 पर बनना चाहिए वो दक्षिण की ओर खिसक जाएगा, 60 पर लो प्रेशर बेल्ट बनता है। ये लो प्रेशर बेल्ट जो है ये भी किधर की ओर खिसक जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये भी दक्षिण दिशा में खिसक जाएगा। इसका मतलब है बच्चों कि 23.5 अंश, 60 से अगर 23.5 अंश और जोड़ दोगे तो लगभग लगभग 83.5 पर ध्यान रखिएगा, 83.5 पर जो है ये कौन सा प्रेशर बेल्ट बनेगा? लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा, ठीक है। लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा। ये समर में हम लोगों ने जो देखा था, जस्ट इसका अपोजिट हम विंटर में कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि मानसूनी हवाएं जो है भारत से कैसे लौटती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं जो प्रेशर बेल्ट जो है 30 अंश उत्तरी गोलार्ध पर बनना चाहिए बच्चों, वही प्रेशर बेल्ट ध्यान रखिएगा वो दक्षिण में बनेगा, ठीक है। दक्षिण की ओर खिसक जाएगा, कितने अंश अक्षांशीय रेखा खिसकेगा? तो 23.5 अंश अक्षांशीय रेखा खिसकेगा। इसका मतलब है हम पहुंच जाएंगे लगभग लगभग 6.5 अंश अक्षांशीय रेखा पर, ठीक है। लेकिन अब हम कौन से गोलार्ध में आ चुके हैं? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। कौन सा प्रेशर बनता है 30 पर? तो याद रखिएगा 30 अंश अक्षांशीय रेखा पर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, ठीक है। कौन सा प्रेशर बेल्ट बनता है? यस, हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, क्लियर है ये बात। वैसे ही 60 पर, 60 नॉर्थ पर जो प्रेशर बेल्ट बनना चाहिए, जो 60 नॉर्थ पर जो प्रेशर बेल्ट बनना चाहिए ध्यान रखिएगा, तो ये प्रेशर बेल्ट जो है अपने दिशा से दक्षिण की ओर खिसकेगा, और दक्षिण की ओर खिसकने का मतलब है कि ये प्रेशर बेल्ट जो है ध्यान रखिएगा कि कौन से अक्षांशीय रेखा पर आ जाएगा? तो लगभग लगभग
36.5 अक्षांशीय रेखा पर, ठीक है, 36.5 अक्षांशीय रेखा, लेकिन उत्तरी गोलार्ध पर जो है ये प्रेशर बेल्ट बनेगा, ठीक है। ये प्रेशर बेल्ट जो है दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में 36.5 अक्षांशीय रेखा पर बनेगा लो प्रेशर, ठीक है। 90 भी किधर की ओर बन जाएगा, 90 पर जो हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, ये हाई प्रेशर बेल्ट भी ध्यान रखिएगा दक्षिण की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और 30.5 दक्षिण की ओर शिफ्ट होगा। इसका मतलब है ये लगभग लगभग जो है 66.5 पर, 66.5 नॉर्थ पर जो है, यहाँ पर गोलार्ध में जो प्रेशर बनता है, जो गोलार्ध पर मतलब जो पोल पर प्रेशर बेल्ट बनता है, वो प्रेशर बेल्ट जो है आपका 66.5 अक्षांशीय रेखा पर बनता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है, ये पार्ट अगर क्लियर है, तो चीजें जो है अब आपके अंडर आ चुकी हैं, ठीक है। बिल्कुल। बच्चों में एक सेकंड पानी पी लेता हूँ, जिससे एनर्जी जो है फिर से गेन हो जाए, ठीक है। मानसून का निवर्तन, ठीक है। मानसून के निवर्तन में हम लोगों ने विंटर सीजन का डायग्राम देख रहे हैं अभी, और विंटर सीजन में बच्चों ध्यान रखिएगा, हमने प्रेशर बेल्ट को, सभी प्रेशर बेल्ट को अपने दिशा से दक्षिण की ओर खिसका दिया है, ठीक है। जो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर देखिए, जो प्रेशर बेल्ट जो है, हाँ, जो प्रेशर बेल्ट जो है विषुवत रेखा पर बन रहा था, वो दक्षिण की ओर शिफ्ट हो गया है। मतलब अब हम इसे मान लेते हैं जीरो डैश, अब हम इसे मान लेते हैं जीरो डैश, ठीक है। इसे मान लेते हैं 30 साउथ डैश। क्यों क्यों 30 साउथ डैश मान रहे हैं? क्योंकि ध्यान रखिएगा कि 30 साउथ पर जो प्रेशर बेल्ट बन रहा था, वो प्रेशर बेल्ट बच्चों 53.5 पर बनेगा, ठीक है। वो प्रेशर बेल्ट जो है 53.5 पर बन रहा है, ठीक है। जस्ट उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे जो है ध्यान रखिएगा 60 साउथ पर जो प्रेशर बेल्ट बन रहा था, 60 साउथ पर जो लो प्रेशर बेल्ट बन रहा था, तो यहाँ पर 83.5 पर वो प्रेशर बेल्ट बना है। इसका मतलब है हम इसे क्या मान लेते हैं बच्चों, 60 साउथ डैश, ठीक है, 60 साउथ डैश हम मान लेते हैं, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर हम बात करें तो 30 नॉर्थ डैश हम किसे मान लेंगे, ये वाले पार्ट को बच्चों हम 30 नॉर्थ डैश मान लेंगे, ठीक है, 30 नॉर्थ डैश मान लेंगे। और इसके ऊपर वाला पार्ट ध्यान रखिएगा, इस पार्ट को हम 60 नॉर्थ डैश मान लेंगे, और सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम 90 नॉर्थ डैश मान लेंगे, ठीक है, 90 नॉर्थ डैश पार्ट मान लेंगे। क्लियर है? यहाँ से क्या होगा, ये आपने देखा कि प्रेशर बेल्ट जो है किस प्रकार से चेंज हो रहा है, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे हवाओं का स्थान जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। इससे होगा क्या, हवाओं का जो स्थान है बच्चों वो चेंज हो जाएगा, और हवाओं का स्थान चेंज होने की वजह से भारत से जो हवाएं, भारत में जो हवाएं मिली थी, वो क्या हो जाएंगी, वो यहाँ से भारत से रिटर्न हो जाएंगी, ठीक है। आप देखेंगे तो 23.5 पर हाई प्रेशर बेल्ट बना हुआ है, ठीक है, 30 अक्षांशीय रेखा पर। सॉरी बच्चों, आपको डिस्टर्ब हो रहा है, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 30 अक्षांशीय रेखा पर जो हाई प्रेशर बेल्ट बन रहा था, ठीक है, यहाँ से हाई प्रेशर से किधर की ओर हवाएं जाएंगी, लो प्रेशर की ओर, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, और लो प्रेशर कहाँ पर बना हुआ है, तो आप देखेंगे मकर रेखा पर लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है, ठीक है, मकर रेखा पर लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है हवाएं जो है जब उत्तरी गोलार्ध में रहेंगी, तो अपने दिशा से दाईं ओर चलेंगी, अपने दिशा से दाईं ओर चलेंगी, और जैसे ही ये दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगी बच्चों, वैसे ही अपने दिशा से बाईं ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग चल रही है ये हवाएं, फेरल्स के लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। फेरल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये हवाएं जो है उत्तरी गोलार्ध में अपने दिशा से दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बच्चों अपने दिशा से बाईं ओर मुड़ रही है। इसका मतलब है कि भारत की स्थिति याद रखिएगा, यहाँ पर भारत की स्थिति कौन से अक्षांशीय रेखा पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। भारत की स्थिति जो आप देखोगे, तो ये वाली स्थिति जो है भारत को आप देख सकते हैं, ठीक है। इस जगह पर जो है आपका भारत जो है आप देख सकते हैं, आपको मिलेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये आपका भारत का पार्ट है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये आपका भारत का पार्ट है बच्चों। अब इस क्षेत्र से ध्यान रखिएगा, भारत वाले क्षेत्र में हाई प्रेशर बेल्ट बना हुआ है, ठीक है। भारत में हाई प्रेशर बेल्ट बना हुआ है, और हाई प्रेशर बेल्ट से भारत से
हवाएं जो है हाई प्रेशर से, आप जानते हैं कि हवाएं जो है हाई प्रेशर से नीचे की ओर उतरती हैं, ठीक है, हवाएं जो है हाई प्रेशर से नीचे की ओर उतरती हैं। तो भारत से हवाएं, भारत के स्थलीय क्षेत्र से हवाएं जो है ये किधर की ओर आने लगेंगी, लो प्रेशर की ओर आने लगेंगी। लगभग लगभग जो है आप देखोगे मकर रेखा की ओर आने लगेगी, ठीक है। इसका मतलब है कि भारत पर जो हवाएं मिली थी, भारत पर जो हवाएं ग्रीष्म ऋतु में मिली थी, वो शीत ऋतु में, ये डायग्राम किसका है, विंटर सीजन का है बच्चों, ठीक है, विंटर सीजन का है। तो विंटर सीजन में याद रखिएगा कि विंटर सीजन में भारत से हवाएं जो हैं, भारत से हवाएं जो हैं वो क्या हो रही हैं, वो जो है स्थलीय जलीय क्षेत्र की ओर जा रही हैं, ठीक है। सेम ये डायग्राम जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। 30 अंश अक्षांशीय रेखा से हवाएं, 30 अंश अक्षांशीय रेखा से जो हवाएं हैं वो आपका जो है मकर रेखा की ओर, मतलब भारत से होकर के, भारत के स्थलीय क्षेत्र से होकर के ये जो है जलीय क्षेत्र की ओर जा रही है, ठीक है। स्थलीय क्षेत्र से होकर के ये जो है जलीय क्षेत्र की ओर जा रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से जब हवाएं जाती हैं तो ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट ये कहता है, ठीक है, सॉरी, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भारत से हवाएं जो है निवर्तित होती हैं, मतलब रिटर्न की ओर जाती, रिटर्न जाती हैं, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से जब हवाएं रिटर्न जा रही हैं, इसका मतलब है ये हवाएं जो है तमिलनाडु से होकर के जाएंगी, और तमिलनाडु से होकर के जाएंगी मतलब तमिलनाडु के पठार में, तमिलनाडु के पठार से ये टकराएंगी, और टकराने के बाद निवर्तित मानसून की वजह से यहाँ पर 100 सेंटीमीटर तक लगभग लगभग बारिश करेगी, ठीक है। कितने सेंटीमीटर तक बारिश करेगी बच्चों, 100 सेंटीमीटर तक ये जो हवाएं बारिश करेंगी। और बारिश करने के बाद जो है तमिलनाडु से होकर के ये हवाएं जो है फिर से ये जो है मकर रेखा, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर प्रवेश कर जाएगी। मतलब भारत से होकर के यहाँ पर, भारत से होकर के हवाएं निकलेगी और फिर किस दिशा में जा रही है, मकर रेखा की ओर जा रही है, ठीक है। तो आप देखोगे इसी इसी कॉन्सेप्ट को आप देखोगे, तो इसी कॉन्सेप्ट से जिस पार्ट में आप देखो, ठीक है, इस पार्ट में आप देखोगे तो ये आप देख सकते हैं अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर के महीने में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में ये हवाएं जो हैं ये तमिलनाडु पर पहुंच रही हैं और तमिलनाडु में जो है बारिश कर रही हैं, ठीक है। ये आपका निवर्तित मानसून का कॉन्सेप्ट है बच्चों। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और भारत के मानसून का जो चैप्टर मैंने यहाँ पर आपको बच्चों क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के लिए आगे हम फिर से वीडियोस बनाते रहेंगे। सॉरी फॉर यहाँ पे बच्चों डिस्टरबेंस है, क्योंकि यहाँ पर पावर कट हो चुका है, नहीं तो मैं आपको और भी चीज़ें को यहाँ पर आपके सामने रखता, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों केवल इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।